चलिए अब हम कहानी करने वाले हैं थोड़ी सी हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में। क्या होता है ज़रा समझते हैं इसे। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन तो भी आप समझ चुके हैं रेजोनेंस में कि क्या ऐसी कंडीशन हो कि हम पाई बॉन्ड को डीलोकलाइज कर सकें। लेकिन तब पाई बॉन्ड को डीलोकलाइज करने के लिए हमारे पास क्या होते थे, कॉन्जुगेट पोजीशन पे, यानी कि थर्ड पोजीशन पे। थर्ड कैसे, ध्यान दो, ऐसे दिखाया था ना रेजोनेंस। जिनको दिक्कत आ रही है जाके रिवाइज कर लो। ये अगर वन है, ये टू है, ये थर्ड, तो थर्ड पोजीशन पे कार्बोकेटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल कुछ भी हो ना, डबल बॉन्ड हो तो काम हो जाता था ना। लेकिन यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे, ये डबल बॉन्डेड सेटअप के थर्ड पोजीशन पे क्या होना चाहिए, अल्फा, ये हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन। यहाँ पे आप कौन सा बॉन्ड तोड़ते हैं, सी एच बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड तोड़ते हैं, सी एच बॉन्ड तोड़ते हैं। यहाँ पे कार्बोकेटायन की जरूरत नहीं पड़ती है, यहाँ पे ये अपने ही बॉन्ड तोड़ देते हैं। समझ पा रहे हो कैसे तोड़ते हैं। इसीलिए ये रेजोनेंस नहीं है, ये कॉन्जुगेशन नहीं है, हाइपर कॉन्जुगेशन। कुछ एक्सट्रीम लेवल की कहानी होने वाली है। क्या होने वाली है जरा देखते हैं, ठीक है ना। तो ये तो रेजोनेंस का एग्जांपल हल्का सा दिया था आपको रिकॉल कराने के लिए। बाकी बातें इस पे थोड़ी बात करते हैं, ठीक है ना। देखो जरा समझो क्या सीन रहने वाला है। ये पाई बॉन्ड है, ठीक है ना, ये पाई बॉन्ड है। तो अब इसको हमें क्या करना है, डीलोकलाइज करना है। पहली बात तो कंडीशन क्या है, वन टू थर्ड, थर्ड पोजीशन पे क्या होना चाहिए, ध्यान दो। हेलो, कोई ये नहीं बोलेगा इसको वन ले लो इसको टू ले लो, वन टू भी तो हो गया, नहीं ऐसा नहीं होता। कैसे होता है, दोनों कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हमेशा उनकी नंबरिंग कैसे होती है, कॉन्टिन्यूएशन में होती है। समझ पा रहे हो, ऐसा नहीं चल सकते कि इसको वन ले लो इसको टू, तो ये कहाँ गया, नहीं ये अलग नहीं होगा, ये दोनों एक रहेंगे। तो वन टू देन थ्री, तो थर्ड पोजीशन पे एल्कीन के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन। ये सी कंडीशन है, ये सी क्या है, कंडीशन है। अच्छा अब क्या होगा जरा समझो, इसी को हम दूसरा नाम भी देते हैं। ये पूरा सेटअप है ना, ये पूरा हमारा वो ग्रुप है, वो खास वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, वो फोकस है ना जो हमारा, जिसके रेस्पेक्ट में जो कार्बन लगा है ना, सबसे पहला कार्बन, ये तो पूरा हमारा सिस्टम ही है ना। इस सिस्टम से जो पहला कार्बन लगा है इसे क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। समझ पा रहे हो, सिस्टम से जो पहला कार्बन, ध्यान दो, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या होता है कि जिसे कहते नहीं है, एक डायलॉग आपने सुना होगा ना, हम जहां से खड़े होते हैं लाइन वहीं से स्टार्ट होती है। तो इसका सीन क्या है कि पॉइंट ये है कि वो बंदा, वो इंसान इतना खास है ना कि वो पहले खड़ा हो जाता है, उसके बाद लोग पीछे लाइन में लगते हैं। मतलब वो तो क्या है, वो लाइन नंबर से ऊपर है, मतलब वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। उसके बाद जो इंसान खड़ा होगा आप उसे क्या बोलेंगे, हाँ भाई ये अल्फा है, अब इसके बाद बीटा गामा डेल्टा, इसके बाद नंबरिंग स्टार्ट होगी। क्योंकि जो इंसान जहां से खड़ा होता लाइन वहीं से स्टार्ट होती, इसका मतलब क्या है, वो तो लाइन से ही ऊपर है, वो तो जहां ही खड़ा हो जाएगा सारे पीछे आकर लग जाएंगे। समझ पा रहे हो, तो वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। उससे जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन से डायरेक्टली लगा जो कार्बन होगा वो अल्फा कहलाएगा। समझ पा रहे हो, नंबर वन कौन कहलाएगा, जो उस इंसान जो जहां से खड़ा होता लाइन वहीं से स्टार्ट होता, उसके जो पीछे लगा होगा उसी से तो नंबर स्टार्ट होगा ना। कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि जो सबसे खास है वो तो नंबर से ऊपर है। तो ये अल्फा, ठीक है ना, तो अल्फा एच होना चाहिए। अच्छा अल्फा एच ही क्यों होना चाहिए जरा समझो। पहले अल्फा बीटा आपको दिखा देता हूं, फिर उसके बाद यहाँ पे समझाता हूं। जैसे ये देखो, ये अल्फा कहलाएगा, ये बीटा कहलाएगा। ऐसे और आगे चले जाओगे ये गामा, समझ पा रहे हो, और आगे चले जाओ तो डेल्टा, ठीक है ना, चलते जाओ। तो ये समझ गए। अब अल्फा कार्बन से जो लगे हाइड्रोजन होंगे ये कहलाएगा अल्फा एच। ये क्या कहलाएगा, अल्फा एच। अच्छा अल्फा एच ही क्यों इंपॉर्टेंट है जरा समझाता हूं मैं ध्यान से। अल्फा एच पे क्यों इतना फोकस रखे हुए हैं समझिएगा। जैसे मान लो कोई इंसान ऐसा हो ना कि एक ये बॉल मेरे पास है, ये बॉल है मेरे पास, ठीक है ना, और ये इस तरफ मेरा हाथ है, ठीक है ना, ध्यान दो, ये बॉल है मेरे पास, इस तरफ मेरा हाथ है। तो मैं इस बॉल को इधर फेंकूंगा तब तो ये कैच कर लेगा ना, तब तो ये क्या कर लेगा, कैच कर लेगा। लेकिन ये बॉल मेरे पास इस तरफ है, हाथ मेरा इस तरफ है, और मैं फेंक रहा हूँ स्क्रीन की तरफ। बताओ मेरा हाथ कैसे कैच करेगा, ये इधर वेट कर रहा था चला गया उधर, तो ये वेस्ट हो जाएगा ना। इधर कोई कैच करने वाला नहीं है, तो मैं उधर फेंकूंगा ही क्यों, उधर क्यों जाएगा ये, इसको किधर फेंकूंगा, इधर। तो वही कहानी यहां भी होती है कि आपको समझना होता है कि अगर ये अपना बॉन्ड तोड़ेगा
तो इसका इंपैक्ट इस पाई बॉन्ड पे पड़ेगा, और अगर बीटा या डेल्टा तोड़ेगा तो उसका इंपैक्ट पाई पे नहीं पड़ेगा। वो कैसे हेल्प कर पाएगा इसकी? डायरेक्टली नहीं कर सकता। देखो जरा समझाता हूं, जैसे एग्जांपल लो यहाँ पे, ये अगर सिग्मा इस तरफ डीलोकेलाइज करेगा, सिग्मा अगर इस तरफ डीलोकेलाइज करेगा, तो इस कार्बन ने पहले कितने बॉन्ड बना रखे? जरा ध्यान से देखो, कितने बना रखे? 2 इधर, 3, 4 बना रखे। 5वां बॉन्ड बनाने के लिए आ रहा भाई साहब। तो फिर ऐसे में क्या होगा? ये पाई इस तरफ डीलोकेलाइज हो जाएगा। तो पाई इस तरफ डीलोकेलाइज होगा, इस नेगेटिव, यहाँ कार्बन पे नेगेटिव बनेगा, इस कार्बन पे क्या बनेगा? पॉजिटिव। तो यहाँ ये दोनों इलेक्ट्रॉन घूमने से इस पे क्या बना? नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव मिलके क्या बना लेंगे? बॉन्ड। तो फाइनली एक नया सेटअप हमारा क्या बन जाएगा? जरा देखना, डबल हेलो, यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा नहीं बनेगा? C और CH2 नेगेटिव। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बोलो भाई, कोई दिक्कत नहीं? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फिर क्या होगा? ये तो समझ आ गया। तो इससे फायदा क्या हुआ? फायदा इससे ये हुआ, अभी तक पाई बॉन्ड सिर्फ यही बना था, अब पाई बॉन्ड बनने का मौका इसको भी मिल गया। पाई बॉन्ड बनने का मौका इसको भी मिल गया। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लो, तो कई बार क्या होता है, अभी जैसे एग्जांपल लो अंबानी का, धीरू भाई अंबानी का नाम आपने सुना होगा शायद। तो उसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक कंपनी बनाई, और फिर उनके जो अगली जनरेशन है मुकेश अंबानी की, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस कंपनी को कितना बड़ा बनाया और कितनी सारी ब्रांचेस और सेट की। तो पॉइंट यहाँ पे समझ पा रहे हो कि भाई एक इंसान ने कुछ क्या क्या स्ट्रगल किया। आपने सुना होगा ना शायद धीरू भाई अंबानी के बारे में कि उन्होंने क्या किया, पेट्रोल पंप पे काम किया विदेशों में, और बहुत सारे तरीके से, मतलब बहुत ही लोअर लेवल से उठ के और वहां तक पहुंचे ना। तो पॉइंट यहाँ पे क्या है कि इसने अपनी कुर्बानी दी, अपना इन्वेस्टमेंट किया, और अपना इन्वेस्टमेंट, अपने टाइम का इन्वेस्टमेंट, अपनी परेशानी को झेल करके इसने क्या किया, यहाँ भी पाई बॉन्ड बनने का मौका दिया। समझ पा रहे हो? उन्होंने क्या किया, स्ट्रगल किया, जिसकी वजह से क्या हुई, उनकी अगली जनरेशन बाय डिफॉल्ट रिच हुई ना। तो पूरी जनरेशन उनकी क्या होती गई, रिच होती गई, और भी बहुत सारी बातें। समझ पा रहे हो? तो पॉइंट यहाँ, इसने अपने बॉन्ड को तोड़ करके इसको स्टेबलाइज किया। तो इससे क्या फायदा हुआ, जो पाई अभी इसके पास था, अब वो पाई बनने का मौका इसको भी मिल गया। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं? तो इस तरीके से क्या होगा, स्टेबिलिटी यहाँ पे बढ़ेगी। देखो जितने सारे एफर्ट्स तुम लगाओगे ना, उतने सारे बिलियनियर्स क्या होंगे हमारे इंडिया में बढ़ते जाएंगे ना, उतने सारे लोग हमारे इंडिया में क्या होते जाएंगे, पावरफुल लोग बढ़ते जाएंगे ना। तो पॉइंट यहाँ पे सीधा सा फंडा है कि पहले पावर सिर्फ यही थी, पहले पावर मान लो यूएस के पास थी, और हमारे यहाँ लोगों ने खूब जबरदस्त तरीके से टाइम और एफर्ट इन्वेस्ट किया। तो फिर क्या हुआ, वो पावर ड्रिफ्ट, एक दिन जब हम लोग बहुत स्ट्रांग होते जाएंगे तो एक दिन हमारा देश भी स्ट्रांग होगा, मोर एंड मोर स्ट्रांग होता जाएगा, अभी भी बहुत है। तो इससे क्या होगा, जो पावर का शिफ्ट जो अभी यूएस की तरफ था, वो पावर का शिफ्ट क्या आएगा, धीरे धीरे हमारी तरफ आएगा ना। क्या समझ पा रहे हो पॉइंट? तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, पावर डीलोकेलाइज होती रहेगी, पावर डीलोकेलाइज होती रहेगी। तो इससे फायदा क्या होगा, पावर अगर एक ही इंसान के हाथ में होगी तो इससे क्या होगा, वो मनमानी करने लग जाएगा ना। और पावर अगर छिनती रहेगी, आती रहेगी, तो इससे क्या होगा, उसको होश रहेगा ना कि भाई हाँ ये पावर जो आई है ये जा भी सकती है। और इससे सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होता है ना। आपको पता होगा सब कहानियाँ अच्छे से, है ना। कई बार हमारे जो लीडर्स होते हैं ना, वो इतने क्यों सिस्टमेटिक होते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। वो क्या बोलते हैं कि भाई 5 साल बाद तो फिर से इलेक्शंस आने वाले हैं, तो अगर हम कुछ गड़बड़ करेंगे ज़्यादा तो पब्लिक क्या कर देगी, बाहर कर देगी ना। समझ पा रहे हो? सुना होगा लोगों को कहते हुए। तो वही कहानी यहाँ भी, पावर अभी इसके पास थी, अब इसके पास ही पहुंच गई। तो इससे क्या होगा, सबको डबल बॉन्ड बनने का मौका मिल रहा है। तो फिर से क्या होगा, डीलोकेलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है ना, CH बॉन्ड के ब्रेकिंग से पाई बॉन्ड का, तो सबको स्टेबल होने का मौका मिल रहा है। और पाई बॉन्ड अगर डीलोकेलाइज होगा तो इससे स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी ना। तो फाइनली हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से फिर से अगेन स्ट्रक्चर्स की क्या होती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है। लेकिन ध्यान रहे, वहां पे पॉजिटिव नेगेटिव लोन पे रेडिकल और पाई बॉन्ड्स को आप देखा करते थे, यहाँ पे अल्फा पोजीशन का CH बॉन्ड तोड़ देगा। समझ पा रहे हो? वहां पे रेजोनेंस में क्या हुआ करती थी, पहले से ही रेडिकल या पॉजिटिव या नेगेटिव के फॉर्म में परेशानियां फॉर एग्जांपल हुआ करती थी, तब वो काम करते थे।
यहाँ पे CH बॉन्ड ने क्या कहा, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं, भले ही हम अभी कोई चार्ज नहीं है, बट हम अपना बॉन्ड तोड़ेंगे। अपना बॉन्ड क्यों तोड़ेंगे? अपना बॉन्ड इसलिए तोड़ेंगे क्योंकि अपने सिस्टम को हमें स्टेबल करना है, अपने सिस्टम के पास भी पाई बॉन्ड लाना है। हम खूब सारा एफर्ट लगाएंगे, क्यों लगाना है? क्योंकि देश को आगे बढ़ाना है, हमें खुद को आगे बढ़ाना है, तो हम धीरे धीरे देश को भी आगे बढ़ाएंगे। समझ पा रहे हो? तो इसने अपना बॉन्ड तोड़ करके इसको क्या किया? स्टेबल किया। अरे भाई कुछ कहानी समझ आ गई? बिल्कुल समझ आ गई आपको। अब आगे चलते हैं, देखो जरा ध्यान से। अब क्या हुआ, इसने इन्वेस्ट कर दिया ना इधर अपना इलेक्ट्रॉन, तो इधर पाई बॉन्डेड सेटअप ला दिया। अब ये भाई लोग जो है ना, ये CH और ये CH क्या है? सेम ही तो है यार। अल्फा से ये लगा H, अल्फा कार्बन से लगा H, अल्फा H कहलाएगा। तो वैसे अल्फा कार्बन से ये भी तो लगे हैं, तो ये भी अल्फा H, ये भी अल्फा H। तो इन दोनों को क्या दिखाई पड़ेगा कि भाई इसने अपना सिग्मा इन्वेस्ट करके यहाँ पाई बॉन्ड बना दिया, यहाँ पाई बॉन्ड को डीलोकलाइज इनफैक्ट कर दिया। तो अब ऐसा करते हैं ना कि अगर ये ऐसा कर सकता है तो हम क्यों नहीं, ये ऐसा कर सकता है तो ये सोच रहे हैं दोनों कि हम क्यों नहीं, तो बिल्कुल वो भी कर सकते हैं। और कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखो। जैसे ये डीलोकलाइज हुआ, जैसे ये डीलोकलाइज हुआ, ऐसे तो ये भी डीलोकलाइज हो सकता है, तो फिर ये पाइप घूम जाएगा। ऐसे ही ये भी तो डीलोकलाइज हो सकता है, तो फिर ये चला जाएगा। समझ पा रहे हो? तो फाइनली कितने सेटअप बनेंगे? और बना देता हूं, कितने बन जाएंगे? HC पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। और अब ध्यान रहो, जब ये इधर बॉन्ड बनाएगा तो ये तो नॉर्मल ही रहेगा ना, तो H। एक और सेटअप क्या बन सकता है? HC, अब की बारी इससे बॉन्ड बना दिया तो पॉजिटिव H डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। तो समझ आया हाइपर कॉन्जुगेशन क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन में वो तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए परेशानी उनके पास पहले से कार्बोकेटाइन कार्बोनाइन के पास हुआ करती थी, लेकिन ये अपने सिग्मा भी तोड़ करके दूसरे की हेल्प करेंगे, सिग्मा भी तोड़ करके दूसरों की हेल्प करेंगे। तो कुछ नेक्स्ट लेवल की कहानी है ना, कुछ ज्यादा ही हाइपर है ये कॉन्जुगेशन, इसलिए आप इसको क्या बोलते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। चलो एक एग्जांपल्स जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर और एग्जांपल्स में देता हूँ, ठीक है ना? कर लो इसे जल्दी से। अब आइए कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स लेके हम कहानी को करते हैं। अभी तो एक जनरल एग्जांपल आपको दे दिया था। अब आइए हेडिंग डालिए, हाइपर कॉन्जुगेशन को शॉर्ट में लिखेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट होता है ना, तो इसको बोलेंगे HCE, ठीक है? तो बार बार HCE जब मैं लिखूंगा तो आप समझ जाना हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट इन कार्बोकेटाइंस, ठीक, कार्बोकेटाइंस। अभी एल्कीन के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना? आइए सबसे पहले कार्बोकेटाइन को सीखते हैं, फिर वन बाय वन आगे बढ़ते चलेंगे। देखो मान लो ये CH2 पॉजिटिव है, ये H, ये H, ये H, ठीक, कोई दिक्कत? ध्यान दो, यहाँ पे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन है? कुछ खास कौन लग रहा है? तो ये खास है, ये खास ग्रुप है। तो खास ग्रुप से लगी चीजें क्या कहलाएंगी? ये अल्फा और ये अल्फा H। समझ पा रहे हो? ये अल्फा का, ये देखो कुछ खास सेंटर ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे कार्बोकेटाइन है, उससे कुछ खास लगा है, तो क्या बोल, उससे जो पहले सबसे पहले लगा होगा वो अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन से लगे H क्या कहलाएंगे? अल्फा H। कुछ समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो अब कैसे जरा कहानी चलेगी? आपको पता है कार्बोकेटाइन क्या है? परेशान आत्मा है, आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, होने चाहिए 8, कैसे 6 है? ये एक एक H से बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड यहाँ बन गए, एक यहाँ से, टोटल 3 बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन, चौथा बॉन्ड छीन के कोई भाग गया, तभी तो कार्बोकेटाइन पे पॉजिटिव आया है। समझ पा रहे हो? तो फिर क्या होगा जरा ध्यान से देखो, ये अपने सिग्मा को इधर मूव कराएगा, तो मूव कराने से पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा, और फाइनली क्या बनेगा? एक सेटअप कुछ ऐसा। उसका पॉजिटिव क्या कर दिया? इसने अपने सर ले लिया, तेरा गम मेरा गम। देखो तेरा गम मेरा गम, इसकी परेशानी को इसने अपने सर ले लिया। तो बताओ, अगर परेशानियां डीलोकलाइज करोगे ना, दूसरों की परेशानी अगर अपनी परेशानी समझोगे, तो ऐसे बाय डिफॉल्ट आपकी परेशानी दूसरे अपनी समझेंगे ना, तो सिस्टम में क्या होगा? सब एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, और सपोर्ट करेंगे तो कंस्ट्रक्शन होगा ना, बहुत जबरदस्त तरीके, सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे ना। तो कहते नहीं है यूनिटी में क्या होता है? स्ट्रेंथ होता है ना। तो रिसोर्सेज जितने जुड़ के काम करेंगे उतनी ग्रोथ क्या होगी? जबरदस्त होगी ना।
समझ पा रहे हो? तो पूरी सोसाइटी हमारी उतनी क्या होगी, स्टेबल होगी ना। खाली समझ पा रहे हो? तो वही फंडा यहाँ भी है कि जितना इधर जुड़ेगा, देखो ये क्या हो गया, इसकी परेशानी इसके सर आ गई, तो अगर परेशानियां डीलोकलाइज होती रहेंगी ना, तो फिर इससे क्या होगा, ये इंसान अकेला परेशान नहीं रहेगा, इसकी परेशानी इसके सर आ गई। अब बताओ इसने क्या देखा इस वाले एच ने कि भाई अच्छा ये स्टेबल कर ले गया ना, तो इसने देखा कि नहीं ये भी तो कर सकता है। समझ पा रहे हो? जब आप दूसरों की हेल्प करोगे ना, तो आपके आसपास के लोग भी देखेंगे कि भाई जब ये इंसान कर सकता है, तो उसी लेवल पे दूसरे इंसान जो हैं वो भी सोचेंगे कि उनको भी ऐसे ही कंट्रीब्यूट करना चाहिए, ऐसे ही अच्छाई की तरफ बढ़ना चाहिए। वो भी इंस्पायर होंगे, क्योंकि जब वो कर सकता तो दूसरे सोचेंगे कि मैं क्यों नहीं कर सकता। समझ पा रहे हो? तो ठीक है, ऐसे ये एच जब डीलोकलाइज होगा तो ये भी अल्फा एच है, अगली बारी क्या कर देगा, जैसे इसने अभी किया तो ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकता है। तो फाइनली और सेटअप क्या बन जाएंगे, जरा देखिएगा, H H प्लस, अब की बारी इस वाले ने, समझ पा रहे हो, और इसका फिर नॉर्मल बॉन्ड बना रहेगा। अब की बारी क्या किया इस वाले ने, तो बाकी दोनों नॉर्मल रहेंगे। समझ पा रहे हो? तो इससे क्या बन गया, तेरा गम मेरा गम खेल के इन्होंने क्या किया, स्टेबिलिटी को बढ़ाया। समझ पा रहे हो? पूरे सिस्टम को कोई एक तो परेशान है, लेकिन परेशानी डीलोकलाइज्ड है, इसलिए स्टेबिलिटी बढ़ी। अच्छा आप जरा ध्यान से देखो कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं यहाँ पे, अल्फा एच, देख रहे हो? अल्फा एच जितने ज्यादा होंगे उतने ही ज्यादा क्या होगा, ये पॉजिटिव उतना ही डीलोकलाइज होगा, और उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ पा रहे हो? जैसे एग्जांपल के तौर पे आप लोग, तो मैं एक और आपको देता हूं, ये सी एच, ये सी एच, ये सी एच, ठीक है, ये एच और ये कार्बोकेट है। ठीक, अब यहां पे जरा देखना ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आसानी है। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन से लगा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से लगे एच, अल्फा एच, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन से लगा कार्बन, अल्फा कार्बन, उससे लगा एच, अल्फा एच। अरे भाई समझ पा रहे हो ना, नहीं समझ पा रहे हो? जैसे मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हूं, तो मेरे इस साइड पे कोई इंसान है, इस साइड पे कोई इंसान है। देखो ये दोनों इंसान क्या है, इधर से ये भी मेरे बगल ही खड़ा है, ये भी मेरे बगल ही खड़ा है, दोनों ही क्या है, ये तो कहा जाएगा जस्ट बगल वाले लोग। तो इधर हो तो इधर हो तो, या सामने हो तो पीछे हो तो, हर इंसान क्या है, जस्ट मेरे बगल ही तो खड़ा है। नहीं आया समझ में? जस्ट मेरे को क्या कर रहा, टच कर रहा है, ये इंसान भी टच करेगा, ये टच करेगा, ये भी टच करेगा, ये भी, सारे टच कर रहे होंगे ना, तो फिर सारे ही तो मेरे रेस्पेक्ट में जस्ट मेरे बाद ही तो होंगे ना, या मेरे को टच करने वाले लोग सारे क्या कहलाएंगे, अल्फा ही कहलाएंगे। या इस तरफ का अल्फा, इस तरफ ये सारे अल्फा ही कहलाएंगे। तो समझ जाओ, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, अलग करने के लिए अल्फा और अल्फा डैश बोल सकते हो। अच्छा फिर क्या होगा जरा समझो, इसलिए यहां पे बोल रहे हैं क्योंकि अगर ये अपने बॉन्ड को, ये सिग्मा यहां से अगर हटता है तो ये इसको स्टेबल कर सकता है। आप देख सकते हो सीधा अगर ये सिग्मा इधर मूव करेगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा ना। ठीक है, अगर ये सिग्मा मूव करेगा, ध्यान दो, अगर ये सिग्मा मान लो नेगेटिव इधर आ गया तो नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर इधर भी बॉन्ड बन सकता है, इधर इस पे नेगेटिव आया तो फिर से नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बन सकता है ना। तो फिर दोनों ही तो अल्फा कहलाएंगे, क्योंकि अल्फा वाले ही कर सकते हैं ना, बीटा तो नहीं कर सकता। बीटा कैसे नहीं कर सकता, अभी आपको एग्जांपल, चलो मैं तुरंत ही देता हूं, देख लो। मान लो पॉजिटिव है, ये H है, ठीक है, ये क्या है, ध्यान दो, इसको मैं छोटू कर देता हूं तो ज्यादा अच्छे समझ आ जाएगा। अल्फा वाले को छुपा देता हूं, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा। अब मान लो बीटा थोड़ी देर के लिए क्या कर रहा है, बीटा अपने बॉन्ड को ऐसे मूव करा रहा है, ध्यान दो, ये अपने बॉन्ड को ऐसे मान लो सपोज मूव करने लग गया, तो इधर कुछ होने वाला है क्या? अरे भाई ये कैसे करेगा, ये क्या है, ये गलत है। कैसे गलत है? पहले देखो इसने कितने बॉन्ड बना रखा, 2 हाइड्रोजन से एक एक करके, एक सिग्मा इधर एक सिग्मा इधर, 4 बॉन्ड इस कार्बन ने बना रखा, 5वां बॉन्ड कैसे बना लेगा भाई? अरे जो बीमार है दवाइयां उसे दोगे ना, तो इधर तो चारों सिग्मा है ना, तो इधर क्यों, ये क्यों, इसके पास कुछ खालीपन है, कुछ परेशानी है, कुछ डीलोकलाइजेशन हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये सिग्मा इधर कैसे आएगा? हाँ, बीमार ये है, अगर ये अपने सिग्मा मूव कराएगा तो जरूर ये बोलेगा हाँ भाई मेरे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, मैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हूँ, सिग्मा मूव कराओगे तो पाई बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन ये कुछ नहीं होगा, तो इसलिए बीटा का सर्कस नहीं होता, गामा का सर्कस नहीं होता। कहाँ का? अल्फा, जो जस्ट लगे होंगे वो ही परेशानी को दूर कर सकते हैं, क्योंकि उनके ही बॉन्ड तोड़ने का फायदा होगा। कुछ आ रहा समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं है? जैसे कोई बीमार हो इंसान
मुंबई में, और डॉक्टर रेडी कहाँ हो ऑपरेशन के लिए, दिल्ली में। बताओ क्या होगा इससे? इंसान वहां है, पेशेंट कहीं अलग है, डॉक्टर कहीं अलग रेडी है, तो इससे क्या होने वाला भाई? नहीं ना, समझ पा रहे हो? अब 3 इडियट्स वाला मत बोल देना। आगे चले, समझ आ गया? चलो भाई इसको कर लो जल्दी से, हटा रहे इसको। ठीक, अब जरा देखो, तो ये बारी बारी से ये भी डीलोकलाइज, ये भी डीलोकलाइज, ये भी डीलोकलाइज, ठीक है, ऐसे यहां भी। तो इसके पास 3 अल्फा इधर से, 3 अल्फा इधर से, तो कितने हाइड्रोजन? 3 अल्फा एच प्लस 3 अल्फा एच, यानी कितने अल्फा एच है? 6 अल्फा एच। समझ पा रहे हो? कितने अल्फा एच है? 6 अल्फा एच। तो बताओ यहां पे इसकी परेशानी 6 लोगों के बीच में बढ़ जाएगी। कितने लोगों के बीच में बढ़ जाएगी? 6 लोग। तो ज्यादा स्टेबल होगा कि नहीं होगा? यहां पे इसकी परेशानी सिर्फ 3 H हैं, तो ये 3 ही दुख बांटने वाले हैं। और अगर मैं इसको कर दूं तो CH3 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 फिर कार्बोकेटाइन। तो ध्यान दो, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, तो यहां पे कितने अल्फा एच है? 9 अल्फा एच है। कैसे? 3 + 3 + 3। तो ये कार्बोकेटाइन कितने डिग्री का है? जिस कार्बन पे पॉजिटिव है वो 3 और कार्बन से लगा है, तो इसको बोलते हैं टर्शरी कार्बोकेटाइन। क्या? टर्शरी कार्बोकेटाइन। समझ पा रहे हो? ये कार्बोकेटाइन कौन सा वाला है? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। समझ पा रहे हो? ये कार्बोकेटाइन कौन सा है? प्राइमरी कार्बोकेटाइन। समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? ठीक है, तो जितना ज्यादा अल्फा एच होगा उतना ही ज्यादा इस दुख को बांटा जा सकता है, कार्बोकेटाइन की परेशानी को बांटा जा सकता है, उतनी ही ज्यादा क्या होगी? स्टेबिलिटी होगी। समझ पा रहे हो? चलो जल्दी से ये पहले आप इतना काम करो, पहले ये बना लो, फिर ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को बना लो। जल्दी से पॉज करके बना लिया होगा आपने। चलो अब इससे आगे चलते हैं, एक एग्जांपल देता हूं, मेरा समझिएगा। तो यहां पे लिखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन कैसे जज करोगे? कैसे जज करोगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन? कैसे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। नंबर ऑफ, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने सारे लोग तैयार होंगे ना, तुम्हारा दुख बांट लेंगे, दुख बांट लेंगे, दुख बांट लेंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? टर्शरी कार्बोकेटाइन क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन से। समझ आ रहा है? नोट डाउन कर लो, नोट कर लो भाई। चलो हटाते इसको। अब नेक्स्ट इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, और चलो अभी ले लेते हैं, देर क्यों लगाते हैं। मान लो आपके पास हो CH2 + CH3 और आपके पास हो CH2 +, ठीक है ना, CH CH3, ठीक है ना। या इसको एक दूसरे तरीके से इसको मैं बना देता हूँ फिलहाल के लिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। CH2 + CH2 CH3, ये ऐसा कर देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान दो, ये इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या है? ये अच्छा डोनर है। इथाइल क्या है? कार्बोकेटाइन के लिए इंडक्टिव से क्या, अगर इंडक्टिव इफेक्ट आप देखोगे तो ये अच्छा डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। sp2 को sp3 वाला अच्छा डोनेट करेगा। इथाइल एक अच्छा डोनर है देन मिथाइल से, अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट से देखेंगे। तो इंडक्टिव इफेक्ट किस में अच्छा काम करेगा? प्लस आई की बात करोगे तो ये जीतेगा। अब दूसरा, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करोगे तो ये जीतेगा। ये कौन जीतेगा? ये वाला, क्योंकि इसके पास कितने अल्फा एच हैं? 3 अल्फा एच। इसके पास कितने अल्फा एच है? 2 अल्फा एच। तो फाइनली कौन जीतना है? हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन से कौन जीतेगा? तो आप बोलोगे पहला मोर होगा दूसरे से। समझ आ रहा हो? अच्छा, अब अगर ओवरऑल की बात करें, क्या ओवरऑल, वहां पे दोनों को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है ना। किसको? हाइपर कॉन्जुगेशन और दोनों को। तो ओवरऑल अगर हम बात करेंगे तो ये जो स्ट्रक्चर ए है और स्ट्रक्चर बी है,
ये क्या होगा, A इज मोर देन B, स्टेबिलिटी। समझ पा रहे हो? ओवरऑल स्टेबिलिटी क्या होगा, वजह क्या है, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन मोर इफेक्टिव होता है इंडक्टिव से, ठीक है ना। इफेक्टिवनेस, इफेक्टिव, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट क्या है, इंडक्टिव से मोर इफेक्टिव होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव से अगर आपको ऑर्डर डिसाइड करना हो तो आप किससे डिसाइड करेंगे, अगर दोनों क्लैश कर रहे हो, इंडक्टिव से ये जीत रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन से ये जीत रहा है, तो आप डिसाइड कैसे करोगे, तो आपको हाइपर कॉन्जुगेशन से डिसाइड करना है। किससे डिसाइड करना है, हाइपर कॉन्जुगेशन आप डिसाइड करेगा स्टेबिलिटी। समझ पा रहे हो, कहानी क्लियर हो गई, बहुत अच्छा, बना लो इसे। आगे चलते हैं, कुछ और सर्कस करते हैं। नेक्स्ट, जरा समझो ये होता क्यों है, थोड़ा सा अंदर की बात बता देता हूँ, ठीक है ना। जो कार्बोकेटायन होता है ना, कितने बॉन्ड बनाता है बोलो, तो बोलोगे 3 बॉन्ड बनाता है, और एक उसके पास पॉजिटिव रहता है। देखो 3 बॉन्ड बना है, एक पॉजिटिव है, तो आप जानते हो कार्बन क्या होता है, 2s2 2p2, मतलब कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने ऑर्बिटल हैं, 4 ऑर्बिटल हैं। 3 बॉन्ड बनाया तो इस पे हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2 होगा ना, हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp2, और sp एक s 2p, मतलब यही 2 यूज कर रहा है, ये ऑर्बिटल p वाला क्या है, खाली पड़ा हुआ है, और p कैसा होता है, डम्बल, क्योंकि यही बॉन्ड तोड़ के तो कोई भाग गया ना, इसका दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर के। तो इस कार्बोकेटायन के पास क्या है, इस कार्बोकेटायन के पास क्या है, एक डम्बल फ्री पड़ा हुआ है, एक डम्बल क्या है, फ्री पड़ा हुआ है, ये अपर लोब या लोअर लोब डंबल का, ठीक है ना। तो एक डंबल जब फ्री पड़ा हुआ है तो इससे क्या होगा, होगा क्या, इससे जरा समझो, इससे ये होगा कि अगर कोई मान लो अल्फा एच वाला है, ये देखो अल्फा एच वाला है, तो ये क्या करेगा, ये अल्फा एच यहां पे इस पाई के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड कर लेगा। समझ पा रहे हो, इस पाई के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे एक ऑर्बिटल खाली पड़ा है, तो ये जो बॉन्ड अभी इधर बना हुआ ना, ये इधर बन जाएगा, ये बॉन्ड इधर जो CH के साथ है वो बॉन्ड कार्बोकेटायन के साथ। तो इस कार्बन का कुछ नुकसान हुआ क्या, इधर से घुमा के इधर बना दिया ना, लेकिन नुकसान किसका हुआ, पॉजिटिव किस पे आएगा, इस पे, और फायदा किसका हुआ, इसका लोन पेयर जो भी इसका जो ऑर्बिटल अभी खाली पड़ा था ना, वो इधर बॉन्ड घूमने से, बॉन्ड बनने से इसका ऑक्टेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कुछ आया समझ में सर्कस, हाँ हाँ बिल्कुल समझ आ गया आपको। चलो भाई बना लो इसे, ड्रॉ कर लो, बात करते हैं आगे। ड्रॉ कर लिया आपने, नेक्स्ट अगले फंडे पे बात करते हैं, और वो क्या रहने वाला है, हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल। हाइपर कॉन्जुगेशन इन फ्री रेडिकल्स, ये क्या सीन है जरा देखो, मान लो H है, H है, H है, ये CH2 रेडिकल, ये कैसे बनता है मैं दिखा देता हूँ, समझो। मान लो यहाँ पे CH3 CH3 था, ठीक है ना, दोनों कार्बन ने कैसे कैसे बॉन्ड बना रखे हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है ना, 3 बॉन्ड इधर से 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और चौथा बॉन्ड इधर से तो 8 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास हो गया, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास हो गया, मजे में दोनों, ठीक। आपने कराई होमोलिसिस, क्या कराई, होमोलिसिस पढ़ा चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में, जाके देख सकते हो। होमोलिसिस मतलब इस वाले बॉन्ड में दोनों के एक इलेक्ट्रॉन थे, दोनों भाई लोग को क्या बोला, अपने अपने एक इलेक्ट्रॉन लेके जाओ, मस्त हो जाओ। दोनों के ध्यान दो, एरो भी कैसा लगाया, ऐसा वाला एरो लगा, ये सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए बात करता है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात करता है, ये वाला एरो, ये जब 2 ऐसे लगाते हो ना आप, ये तो किसकी बात करता है, 2 इलेक्ट्रॉन की, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन आप मूव करा रहे हो, तो फाइनली क्या बनाओगे, 2 CH3 के, यहाँ पे CH3 के क्या बन जाएंगे, रेडिकल, इन्हें बोलते हैं फ्री रेडिकल। जहां पे क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक करने के बाद हम दूसरे का कुछ लेते नहीं है, समझ पा रहे हो, बस अपना लेके वापस, क्योंकि इस बॉन्ड में एक ही इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का था ना, अरे यार एक ही तो था, 4 थे, कार्बन के पास 4 होते हैं, एक H के साथ, एक इस H के साथ, एक इस H के साथ, एक कार्बन के साथ, 4 उसने बना रखा है ना। तो इस वाले बॉन्ड में स्पेसिफिक देखो तो इस कार्बन का एक ही इलेक्ट्रॉन था, इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन था, तो दोनों को अपने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो फाइनली रेडिकल बनेगा। और ध्यान दो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कार्बन के आउटर शेल में, तो आप आंसर क्या करोगे, 2 CH वाले से, 2 इस CH वाले से, 2 इस
6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और यहां से सिर्फ अपना ही एक आया, एक तो ये अपना लेके चला गया ना, तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके आउटर शेल में? तो आप क्या आंसर करोगे? CH3 रेडिकल के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? जरा मैं बना के दिखाता हूं आपको। ये तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 2 2 1, 7 इलेक्ट्रॉन। और ध्यान दो, इस पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? तो हाइब्रिडेशन क्या होगा? ये रेडिकल और इलेक्ट्रॉन ये कुछ रोल प्ले नहीं करेगा, एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये, एक ऑर्बिटल ये, 3 ऑर्बिटल, तो 3 ऑर्बिटल मतलब 1s 2p का, तो हाइब्रिडेशन इस पे क्या हो जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन sp2, नोट कर लो, हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा? sp2। और शेप इसकी कैसी होती है? तो शेप इसकी ऐसी होती है, CH CH और ये रेडिकल, समझ गए? ट्रायंगल प्लेनर शेप कैसी होती है इसकी? ट्रायंगल प्लेनर, नोट कर लो, शेप कैसी होती है? शेप ट्रायंगल प्लेनर, नोट कर लो। हाइब्रिडाइजेशन sp2, क्योंकि रेडिकल नहीं, 3 ऑर्बिटल, बस बात खत्म। 7 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्टेट क्या है? ऑक्टेट क्या है? इनकम्प्लीट, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, दुखी आत्मा, समझ पा रहे हो? दूसरों के लिए हेल्प लेने के लिए क्या रहेगा? तैयार रहेगा। नोट डाउन कर लो इतना पूरा सर्कस। चलो हटा दो इसको, अब अगली बात करेंगे। ये तो हो गई रेडिकल, मुझे लगता है समझ आ गया होगा तुमको। अब जरा यहां पे देखो, इसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन और चाहिए, क्योंकि आउटर शेल में ये देखो, आउटर शेल में क्या है? एक H 2 H के साथ 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास यहां से आ गए, 2 यहां से 6, एक ये 7, 7 है, जस्ट एक ही चाहिए। तो एक रेडिकल दूसरे से क्या बोलेगा? बस एक इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ भेजो, तो बस एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा तो एक इसका मिलकर क्या बन जाएगा? बॉन्ड। तो जब ये बॉन्ड, ये जो बॉन्ड है CH वाला, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का एक कार्बन का, तो जब एक ही इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा तो एक H के पास बच जाएगा ना, और ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बन जाएगा? बॉन्ड। तो अगला सेटअप क्या बनेगा हमारा? ये H पे रेडिकल, डबल बॉन्ड CH2। देखो इसकी परेशानी, इसका रेडिकल किसके सर पहुंच गया? इसके सर, तेरा गम मेरा गम, समझ पा रहे हो? कहानी क्लियर हो गई? चलो अगला क्या हो सकता है? इन्होंने देखा कि ये अल्फा, देखो ध्यान से, यहां सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन? रेडिकल, परेशान आत्मा कौन? रेडिकल। तो इससे लगी चीजें जो कहलाएंगी वो अल्फा कहलाएंगी ना, अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन है ना, और अल्फा कार्बन से लगे H क्या कहलाएंगे? अल्फा H। तो तीनों अल्फा H है, तो अगर ये हेल्प कर सकता तो ये क्यों नहीं? तो फिर अगला सेटअप क्या होगा? अगली बारी दूसरा वाला करेगा। अरे भाई कार्बोकेटाइन में देख चुके हो, मुझे लगता है कि आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर अगली बारी कौन हेल्प कर देगा? अगले वाला। चलो बना लो इसको सारा, ठीक है, बना लो, समझ आ गया होगा आपको, मुझे ऐसा लगता है। चलो कॉपी कर लो सारा। अब इस पे भी वही सेम कहानी चलने वाली है, और वो क्या रहेगी भाई? अरे देखो, अल्फा H जितने ज्यादा होंगे, दुख बांटने वाले लोग उतने ज्यादा होंगे ना। मान लो एक एग्जांपल इसको रब कर देता हूं, दूसरा एग्जांपल एक में देता हूं, ध्यान दो। अगर मैं इसमें भी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कर दूं, प्राइमरी रेडिकल कौन सा होगा? बोलो, प्राइमरी रेडिकल कौन सा होगा? जहां पे CH2 से लगा एक ही कार्बन होना, तो उसको प्राइमरी रेडिकल बोलोगे। सेकेंडरी रेडिकल कौन सा होगा? जहां इससे लगे 2 कार्बन हो, जिस कार्बन पे रेडिकल है उससे लगे 2 कार्बन हो, तो उसे सेकेंडरी रेडिकल बोलेंगे ना। और अगर 3 हो तो टर्शियरी रेडिकल। तो जरा ध्यान से देखो, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। तो यहां पे कितने? ये परेशान आत्मा, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन से लगा कार्बन, अल्फा कार्बन, उससे लगे H, अल्फा H। तो ये भी अल्फा H, ये भी अल्फा H, ये भी अल्फा H। तो कितने अल्फा H है इसके पास? इसके पास आप आंसर करोगे 9 अल्फा H है। कितने? 9। इसके पास कितने? 3 3 6 अल्फा H। कितने अल्फा H है इसके पास? बोलो कितने अल्फा H है? तो आप आंसर करोगे 6 अल्फा H। कितने? 6 अल्फा H। इसके पास कितने हैं? तो आप आंसर करोगे 3 अल्फा H। समझ आया? तो फिर से जितने, क्योंकि अल्फा H ही तो रेडिकल को
रेडिकल से दुख बांटेंगे ना, तो जितने अल्फा एच होंगे उतने दुख बांटने वाले लोग होंगे ना, और उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि जितने दुख बांटने वाले लोग होंगे उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। नोट कर लो, टर्शियरी का रेडिकल जो होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। और फिर से लिखो एक छोटी सी बात, ये क्या है, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ठीक है ना। और फिर से एक छोटी सी बात लिखा रहा हूं यहाँ पे, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। नोट डाउन, पॉज करके कर लिया होगा। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट कहानी करते हैं। सुनो, चलो अब हमारे पास अगला एग्जांपल रहने वाला है, वो है मिथाइल बेंजीन्स का या एल्काइल बेंजीन्स का, ठीक है ना। ये क्या चीज है जरा समझते हैं। हाइपर कंजुगेशन HCE इन एल्काइल बेंजीन। और अभी हम किससे बात करने जा रहे हैं, अभी हम एक स्पेसिफिक केस ले रहे हैं मिथाइल बेंजीन का, समझ गए, मिथाइल बेंजीन। चलो देखते जरा क्या होगा। क्या सर्कस होगा, देखो जरा ध्यान से। अगर ये सिग्मा इस तरफ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, अगर ये सिग्मा इस तरफ मूव करेगा, समझ पा रहे हो, ये सिग्मा अगर और भी स्पेसिफिक में बनाओ यारों को, तो अगर ये कार्बन पे मूव करेगा ना, तो ये इधर मूव कर जाएगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव मिलकर क्या बन जाएगा, बॉन्ड, और ऑर्थो पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो अगला सीन क्या बन जाएगा, नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, ये CH, इसने अपना बॉन्ड कुर्बान कर दिया ना, H+। अब क्या सीन चलने वाला है, जरा ध्यान से देखो क्या होने वाला है। ये नेगेटिव आगे घूमेगा, तो इसको आगे घूमना पड़ेगा, क्योंकि ये जब आगे घूमेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या बन जाएगा, बॉन्ड। और फिर क्या सीन बनना है, पैरा पे नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, ये फिर क्या होगा, जब ये आगे घूमेगा तो यहाँ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या बन जाएंगे, डबल बॉन्ड। और फिर क्या हो जाना है, फिर क्या हो जाना, यहाँ पे नेगेटिव, डबल बॉन्ड और CH H पॉजिटिव, ठीक है, ये समझ गए, समझ गए। अगला सीन क्या होगा, ध्यान दो, ये फिर से ये आगे मूव करेगा, तो ये इधर घूम जाएगा, मतलब इधर क्या घूम जाएगा, वही जहां से आया था वही लौट जाएगा। तो फाइनली एक और सेटअप बन जाना है, वो क्या है, ये डबल बॉन्ड, ये देखो, देखने में आपको लग सकता है कि ये और ये तो सेम ही चीज है, लेकिन बिल्कुल नहीं। यहाँ पे देखो तो ये पाई बॉन्ड का सेटअप दिस टाइप से, यहाँ देखो तो उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन चुका है। ये पाई बॉन्ड का सेटअप यहाँ देखो और यहाँ देखो तो सेम ही नहीं है, समझ पा रहे हो, आई बात। ये उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का सेटअप आपने बना लिया। क्रक्स क्या है वो देखो, जो CH बॉन्ड मूव किया उसकी वजह से क्या हुआ, पाई बॉन्ड का जो डीलोकलाइजेशन हुआ उसका रिजल्ट क्या निकला, ऑर्थो पे, पैरा पे और ऑर्थो पे। ध्यान दो, जो ग्रुप है उसके रेस्पेक्ट में अगल बगल वाली पोजीशन ऑर्थो, जस्ट ऑपोजिट वाली पैरा, ये दोनों जो बच गए ये मेटा कहलाती है ना। तो ध्यान दो, ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे आपने क्या बढ़ाई है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसने बढ़ाने का काम किया है, समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत, तो नोट डाउन कर लो यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ मुझे छोटी सी, क्या लगता है जैसे अभी इस CH बॉन्ड को तोड़ करके आपने इतने सारे सेटअप क्रिएट किए, ऐसे ये सब नहीं कर सकते, ये भी तो अपना बॉन्ड तोड़ सकता है, ये भी तो अपना बॉन्ड तोड़ सकता है। अरे भाई सारे अल्फा H ही हैं, तो जो ये कर सकता है वो बाकी दोनों भी कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं। और सारे ही क्या करेंगे, जब सारे अपना सिग्मा तोड़ेंगे तो फाइनली क्या बनेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड डीलोकलाइज होगा और ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। तो यहाँ पे लिख लो डोनर ग्रुप,
डोनर ग्रुप एल्काइल, और किसके अकॉर्डिंग काम कर रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, इंक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन on at ortho and para position, that's why activates the benzene ring for aromatic electrophilic substitution on benzene ring। ठीक है, अब ये बताने की जरूरत नहीं कहाँ पे, एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन है यार, समझ पा रहे हो। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, मोर एंड मोर ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन जिसे बढ़ा रखी है ना, तो जो इनकमिंग ग्रुप है वो ऑर्थो पैरा पे जल्दी से भाग आएगा ना। चलो नोट कर लो इसको, समझ आ गया। दूसरा देखो, ये आपका बेंजीन पाई बॉन्डेड सेटअप है ना, उसके रेस्पेक्ट में लगा कार्बन अल्फा कार्बन है ना, तो अल्फा कार्बन से लगे H अल्फा H कहलाएंगे ना, तो जितने ज्यादा अल्फा H होंगे अगेन उतना ज्यादा क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी ना अल्फा H पे, समझ, बेंजीन पे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, समझ पा रहे हो। चलो नोट कर लो सारा। अब यहाँ पे आप एक छोटी सी कहानी को देख सकते हैं, और वो क्या रहने वाला है कि कई बार ये आपसे पूछते हैं कि कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। ध्यान दो, इसे हाइपर कॉन्जुगेशन को कई बार क्या बोल देते हैं, क्योंकि हाइपर कॉन्जुगेशन एक्चुअली क्या है, इसका दूसरा नाम भी है, और वो है नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या इसका नाम है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। अगर आप जो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे नहीं रह जाता है ना, जैसा कि आप देखते हो ना, है ना, हमेशा के लिए तो नहीं टूट जाता ना, बट अपीयर तो ऐसा ही होता है, तो नो, इसको क्या बोलते हैं, बाकी तो रेजोनेंस जैसा ही है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस ही बोलते हैं। तो कई बार इन हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स को क्या बोल देते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी हम बोलते हैं, समझ पा रहे हो। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अभी बने हैं आपके सामने, ध्यान दो, ये तीनों तो अलग है ही ना, साथ साथ ये भी अलग है, ये और वो, क्योंकि पाई बॉन्ड का सेट है। तो अभी कितने बन गए, 5। कितने बन गए, 5। अच्छा, आप जरा ध्यान से देखो, जब ये रोटेट करेगा तो इस वाले में भी पहला और आखिरी सेटअप तो यही होने वाला ना। रिपीट कर रहा हूं ध्यान से, जैसे अभी ये वाले H की CH बॉन्ड टूटा तो जो सेटअप क्रिएट हुआ, तो जब ये CH बॉन्ड टूटेगा तो पहला स्ट्रक्चर और दूसरा और आखिरी का स्ट्रक्चर तो यही बनेंगे। जो जब ये CH बॉन्ड टूटा तो जो अभी पहला और आखिरी बन रहा है, वही CH बॉन्ड टूटने पे पहला और आखिरी तो वही बनेगा ना। कुछ समझ आ रहा है। लेकिन क्या बदलेगा, ये सब, क्योंकि इन सब में अभी ये CH अलग है, तब ये CH अलग होगा ना। कुछ समझ आया। तो पहला और आखिरी सेम ही होगा, तो सिर्फ 3 ही नए बनेंगे। अभी 5 हैं, तब अगले CH वाले में सिर्फ 3 ही नहीं बनेंगे। और फिर जब ये टूटेगा तो उसमें भी पहला और आखिरी स्ट्रक्चर तो इसी फॉर्म में बना होगा ना, बाकी 3 ही नहीं बनेंगे। यानी कि कितने आपके हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं टॉलुइन। क्या बोलते हैं इसे, टॉलुइन। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो कितने बनेंगे 5 + 3 + 3। पहले वाले 5 क्यों, क्योंकि ये और ये 3 के साथ साथ ये भी है। लेकिन बाकी दोनों जब CH तोड़ोगे तो ये सब में सेम रहेंगे। तो ये 2 तो पहले इंक्लूड कर लिया ना आपने, तो बाकी में सिर्फ यही 3 आपके लिए नए होंगे, क्योंकि पहले में ये CH, बाकी 3 में ये CH, बाकी और उसमें ये CH। समझ पा रहे हो। तो ये सिर्फ अंतर लेके आएंगे, इसलिए टोटल कितने, 11। नोट डाउन कर लो इसको, नोट डाउन कर लो, खास चीज है, नोट डाउन कर लो। समझ पा रहे हो। मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा। एक बार इसको बना के देखना तो आपको और अच्छे समझ आएगा कि अंतर जो आएगा वो किसका आएगा। पहले ये CH तो अब ये CH, अंतर इन तीनों में आएगा।
पहले और आखिरी में कोई अंतर नहीं आएगा जब ये CH तोड़ोगे या ये CH तोड़ोगे। समझ पा रहे हो? चलो अच्छा है, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट कहानी करते हैं, और इसको पॉज करके बना लो जल्दी से, हटाते हैं इसको। नेक्स्ट कहानी करते हैं और वो रहने वाली है क्या, जरा समझते हैं। हमारे पास है इथाइल बेंजीन। अच्छा क्या लगता है कि बेंजीन रिंग के रेस्पेक्ट में जो कार्बन है उसके पास अल्फा एच जितना ज्यादा होगा उतना ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाले उतने सारे लोग होंगे ना, क्योंकि यहाँ पे अगर मिथाइल बेंजीन में अगर आप देखो ना तो 3 अल्फा एच थे, तो अभी जो ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस हाइड्रोजन की वजह से बढ़ी थी, इसकी वजह से भी बढ़ेगी, इसकी वजह से भी बढ़ेगी। तो जितने ज्यादा अल्फा एच होंगे बेंजीन रिंग के रेफरेंस में जो कार्बन है तो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पे बढ़ेगी। तो लिख लो मोर द नंबर ऑफ अल्फा एच विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन, बेंजीन ये WRT मतलब क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू बेंजीन, more will be electron density on ortho and para position, ortho and para position। नोट कर लो, समझ आ गया? बढ़िया, चलो आगे चलते, एक और कंपैरिजन आपको दिखाते हैं, हटा रहे हैं इसको। चलो अब बात करेंगे इथाइल बेंजीन की। ये क्या चीज है जरा समझते हैं। इथाइल बेंजीन में ये तो CH3 निकल गया, अरे भाई ये तो CH3 आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं, ये अल्फा एच ही कंट्रीब्यूट करेगा ना, तो एक बार ये मूव करेगा तो फिर ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी ना भाई। अब बनाने की जरूरत तो नहीं है, नेगेटिव आगे घूमेगा तो फिर पैरा पे नेगेटिव, फिर आगे घूमेगा तो फिर ऑर्थो पे नेगेटिव, फिर घूम जाएगा। समझ गया नहीं समझ पाया? तो जल्दी जल्दी मैं बना दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये नेगेटिव, फिर आगे घूमेगा, ये आगे घूमेगा, तो क्या बन जाएगा, अगला सेटअप क्या बन जाएगा, बोलो जल्दी से। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ डबल रहेगा ना, ठीक। फिर ये आगे घूमेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर डबल बॉन्ड बन जाएंगे, और क्या बन जाएगा, डबल डबल ऑर्थो पे नेगेटिव, डबल डबल CH3 H पॉजिटिव। फिर क्या होगा, ये घूमेगा तो यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव मिलके बॉन्ड, डबल 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 ये H पॉजिटिव, सॉरी जब ये तब ये इधर घूम जाएगा ना ये वाला, तो फिर यहाँ बॉन्ड बन जाएगा। समझ आ गया? कितने हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स बने या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 1 2 3 4 5। अब जब ये CH बॉन्ड टूटेगा, ध्यान दो, जब ये CH बॉन्ड टूटेगा तो फिर से क्या सेम आएगा, पहला और आखिरी स्ट्रक्चर तो सेम ही आएगा ना, पहला और आखिरी सेम ही आएगा। क्या बदलेगा, ये क्योंकि पहले और आखिरी में तो CH बॉन्ड फिर से बन चुका होगा ना, तो पहला और आखिरी तो इसी सेटअप में आएंगे ना। क्या बदलेगा, ये क्योंकि इसमें इन तीनों में क्या होगा, अभी ये CH टूटा है तब ये CH टूटा होगा ना, तो इसीलिए 5 ये रेजोनेटिंग, और इसके नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 5 पहले वाले से, और दूसरे वाले में जब दूसरा CH तोड़ोगे ना तो पहला और आखिरी तो सेम ही हो जाएगा, पहला और आखिरी तो सेम ही रहेगा, तो सिर्फ 3 ही नए बनेंगे, यानी कि 5 + 3 8। नोट कर लो इसे, मुझे लगता है समझ आ गया, या बना दो एक, चलो बना देते हैं, समझ पा रहे हो, बना देते हैं, हो सकता है कुछ लोग को शायद दिक्कत आ रही हो, कॉपी करो इसे, अगला बना देते हैं, ठीक है। चलो देखो मैं कह रहा हूं अगली बारी इसे तोड़ा, तो क्या बनेगा जरा बताना जल्दी से। यहाँ पे CH3 ये H+, समझ पा रहे हो, और क्या बनेगा, जब ध्यान दो, जब ये वाला इधर आएगा तो इधर नेगेटिव जाएगा ना, ये ऑर्थो पे नेगेटिव आएगा, ये डबल, समझ पा रहे हो। फिर ये आगे घूमा तो ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके बॉन्ड, और क्या बन जाएगा,
डबल, ऑर्थो पे नेगेटिव डबल, ये डबल बॉन्ड डबल डबल सी एच प्लस सी एच थ्री एच। फिर क्या होगा, इधर घूमेगा तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके बॉन्ड, तो फिर से क्या बन जाना, ये नेगेटिव डबल 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 एच प्लस एच सी एच थ्री। फिर क्या होगा, ये पाई इधर घूम जाएगा, ठीक है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलके बॉन्ड, तो फिर से क्या बन जाना, और ये सी एच एच और ये सी एच थ्री और ये डबल डबल डबल। तो आप ध्यान से देखो, तो ये और ये सेम है कि नहीं सेम है, देखो दोनों सेम है कि नहीं सेम है। और जो इसका पहला स्ट्रक्चर था वही इसका भी तो पहला स्ट्रक्चर है, इस वाले का भी तो पहला स्ट्रक्चर है। तो सिर्फ नया सेटअप क्या मिला आपको, ये तीन क्या मिले आपको नया, बाकी पहला और आखिरी तो सब में ही सेम है। तो इसीलिए इथाइल बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, 5+3 यानी कि 8 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। नोट कर लो, पूछते हैं इस पे सवाल, लापरवाही मत करना। चलो आगे चलते हैं, कुछ और भी कहानियां करते हैं। नेक्स्ट, ये तो इथाइल बेंजीन हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं, पॉज करके जल्दी से बना लो, आइसोप्रोपाइल बेंजीन का। ध्यान दो, ये किसका था, ये मिथाइल बेंजीन का था। किसका था ये, फिर गलती कर दो कहीं, ये किसका है, ये किसका है, इथाइल बेंजीन का। चलो जल्दी कॉपी कर लो, कर लिया होगा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अब बात करेंगे आइसोप्रोपाइल बेंजीन का। ध्यान दो, आइसोप्रोपाइल बेंजीन को अच्छे से याद रखना, आगे भी आपको मिलेगा ये, और थोड़ा खास रोल प्ले करेगा। तो क्या है जरा समझते हैं आइसोप्रोपाइल बेंजीन को। देखो, अगर मैं इसकी बात करूं, सी, ये CH3, ये CH3, ध्यान दो क्या होता है आइसोप्रोपाइल, जरा पहले वो समझ जाओ फिर समझाता हूं। देखो, ये CH3 CH2 CH3 ये होता है प्रोपेन, ये होता है प्रोपेन, ठीक। C3H8 ना, CnH2n+2 छोटी क्लास पढ़ी होगी, प्रोपेन। अब अगर इससे एक H में भगा दूं तो बन जाएगा CH3 CH2 CH2। ये जो CH3 था एक H हमने तोड़ दिया तो ये बना प्रोपाइल, समझ पा रहे, ये प्रोपाइल। तो यहाँ पे जो टर्मिनल वाला कार्बन है, जो लास्ट वाला कार्बन है, अगर उससे बॉन्ड करोगे ना फर्दर किसी से, अगर उसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट, अरे भाई दुखी बना है तो किसी न किसी तो जुड़ेगा ना, समझ पा रहे हो। तो वही मिंगल हो, कल को तुम सिंगल हो जाओ तो फिर से मिंगल होने के बारे में सोचोगे ना, ऐसा थोड़ी ना जिंदगी भर ऐसे ही रहेंगे, आमतौर पे तो ऐसा नहीं रहते ना। तो वही कहानी यहाँ भी है, सिंगल हो गया ना तो इसे क्या होना, मिंगल। तो मिंगल होने के लिए इसने क्या किया, अपने टर्मिनल बॉन्ड्स का यूज किया, समझ पा रहे हो। तो इसको हम थोड़ा अलग करेंगे। और दूसरा ये भी तो कर सकता था क्या, कि इसका जो टर्मिनल H आपने भगाया, बीच वाला H भगा दो, तो अगला सेटअप क्या बन सकता है, बोलो, CH3 CH CH3, और यहाँ पे क्या किया, बीच वाले कार्बन से H भगाए। तो इसको तो ध्यान दो, टर्मिनल वाले से जुड़ रहा है या बीच वाले से जुड़ रहा है, दो अलग अलग कहानियां होंगी। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोफाइल, मतलब कोई ब्रांचिंग नहीं है, एकदम टर्मिनल वाले का बॉन्ड तोड़ा, बीच वाले का तोड़ोगे तब इसे बोलेंगे, बीच वाले से अगर किसी से जुड़ेगा तब इसे बोलेंगे आइसोप्रोपाइल। नोट कर लो, नोट कर लो। तो यहाँ पे देखो, ये 3 कार्बन की चेन है कि नहीं, बेंजीन को छोड़ करके, बेंजीन को छोड़ करके 3 ही कार्बन तो है, और 1 2 3, और बीच वाले कार्बन से जाके बेंजीन से जुड़ा है, इसलिए इसको प्यार से क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल बेंजीन। नोट कर लो, नोट कर लो, ध्यान दो, बेंजीन के रेफरेंस में जो कार्बन है उसके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, अल्फा कार्बन के पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, एक ही अल्फा H है, ठीक। तो क्या करोगे आप, जरा समझते हैं, ध्यान दो क्या होगा। फिर से ये सिग्मा इधर घुमाएगा और ये आगे घूम जाना है, तो क्या बन जाएगा, अगला सेटअप क्या बन जाएगा, जरा ध्यान से देखो, ये डबल बॉन्ड CH3 CH3 और H पे पॉजिटिव और ऑर्थो पे नेगेटिव। अब फिर से बार बार दिखा चुका हूं, आगे घूमेगा आगे घूमेगा आगे घूमेगा, टोटल कितने बन जाएंगे, बनाने की जरूरत है, चलो बना देता हूं एक बार तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए। तो ये नेगेटिव डबल 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 H प्लस CH3 CH3, ठीक है। फिर ये आगे घूमेगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके बॉन्ड क्या बन जाना है, ये नेगेटिव ये डबल
ये डबल, ये CH3 और ये H पे पॉजिटिव, फिर से क्या होगा ध्यान दो, यहाँ भी घूमेगा, ये डबल बॉन्ड और फिर से क्या बन जाना, ये बन जाना, इसे ध्यान दो, एक ही अल्फा H है तो फिर वही जो कर पाएगा करेगा ना ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने का काम, बाकी तो कोई कर नहीं पाएंगे ना। तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके बनेंगे, 1 2 3 4 5, लिख लो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बन गए इसके, 5, नोट कर लो, नोट कर लो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बन गए, 5। मैं लिख दूं क्या, चलो लिख दो, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो कितने बनेंगे, 5, नोट कर लो। क्यों इसके कम बने, कम डीलोकलाइजेशन, क्यों कम, क्योंकि नंबर ऑफ अल्फा H कम, जिसमें अल्फा H ज्यादा था, देखो मिथाइल बेंजीन में तो 11 बने, इथाइल बेंजीन में 8 बने, इसमें सिर्फ 5 बना, तो डीलोकलाइजेशन कम हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम लोग बढ़ाने वाले ना, अल्फा H यहाँ पे कम है ना, कॉपी कर लो, आगे चलते हैं। चलो एक और एग्जांपल पे बात कर लेते हैं, इसको बना लिया होगा आपने, और नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन। ये क्या है जरा देखते हैं भाई, कुछ जरा समझते हैं। तो ध्यान दो, टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन, ठीक है ना, और इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ध्यान दो, टर्शियरी ब्यूटाइल, देखो समझना जरा ध्यान से, समझा रहा हूं, ये CH3 कितने कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 है ना, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने, 3 3 3, तो C4H10 होता तो क्या होता, ब्यूटेन होता ना, समझ पा रहे हो, है ना, और यहाँ पे C4H9 है, तो जितने होने चाहिए H10 की बजाय एक कम है ना, तो ये क्या है, ब्यूटाइल। और जो कार्बन फर्दर बेंजीन से जाके जुड़ रहा है, जो कार्बन फर्दर बेंजीन से जाके जुड़ रहा है, वो कार्बन ओवरऑल ये इतनी चेन ब्यूटाइल 4 कार्बन की है, और ऊपर से एक हाइड्रोजन कम है, इसलिए ब्यूटाइल, इतने के लिए ब्यूटाइल बोलेंगे, इतने के लिए क्या बोलेंगे, ब्यूटाइल। और जिस कार्बन की, जो कार्बन जाके बेंजीन से जुड़ रहा है वो 3 और कार्बन से जुड़ रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, टर्शियरी ब्यूटाइल, क्या बोलेंगे, टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन। ध्यान दो, बेंजीन के रेस्पेक्ट में जो कार्बन है अल्फा कार्बन, उसके पास कोई H नहीं है, कोई कुर्बानी देने वाला नहीं है, तो इसमें क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, नो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने बनेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन वाले कितने बनेंगे, 0, नोट कर लो, समझ पा रहे हो। इसलिए अब मैं एक ओवरऑल ऑर्डर लिख रहा हूं, कॉपी कर लो पॉज करके, चलो आगे चलते। एक ऑर्डर में लिख रहा हूं, वो क्या है जरा समझो। क्यों इसके 0 बने, हेलो लिख लेना, क्यों इसके टर्शियरी ब्यूटाइल के 0 बने, नो अल्फा हाइड्रोजन, क्या है 0, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन पॉसिबल ही नहीं है ना अगर अल्फा नहीं होगा तो, क्योंकि अल्फा वाले ही पार्टिसिपेट करते, बीटा गामा नहीं, समझा रखा अभी तुम्हें। आगे चलते हैं और कहानी करते हैं एक ऑर्डर पे। मान लो आपके पास है मिथाइल बेंजीन है, आपके पास है इथाइल बेंजीन, आपके पास है CH3 आइसोप्रोपाइल बेंजीन, आपके पास है टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ाएगा बेंजीन रिंग पे, जिसके पास सबसे ज्यादा अल्फा H होगा, और उसका प्रूफ क्या है, उसके उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स उतने ज्यादा उसके बन सकते हैं। तो सबसे ज्यादा इसके बने थे कितने, 11 बने थे, याद करो, इससे कितने बने 8, इससे कितने बने 5, इसके कितने बने 0। ये क्या है 11 8 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, RS बोले थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्यों, क्योंकि इसके पास अल्फा कितने हैं 3 अल्फा H, इसके पास अल्फा H कितने हैं 2 अल्फा H, इसके पास अल्फा H कितने हैं 1 अल्फा H, इसके पास अल्फा H कितने हैं 0, समझ पा रहे हो। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इसके पास जितने अल्फा होंगे उतना ज्यादा होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन कौन रिंग को बढ़िया एक्टिवेट करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे करके, तो आप क्या आंसर करोगे, ये A, ये B,
ये C, ये D, क्या होने वाला है? A मोर देन B मोर देन C मोर देन D। तो नाइट्रेशन, ये कोई भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहाँ जबरदस्त तरीके से होगी? तो वो यहाँ पे होगी, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा बढ़ाएगा। समझ आ गया होगा, नोट कर लो इसको। आगे चलते हैं और अगली कहानी करते हैं। नेक्स्ट हम वो रहने वाला है एल्कीन्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कॉपी कर लो इसे पॉज करके। चलो भाई अगली बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन के बारे में। और ये क्या रहने वाला है जरा समझते। देखो CH डबल बॉन्ड CH2 CH CH। अभी मैंने आपको सबसे पहले इसी का दिखा रखा है कि भाई ये इधर समझ पा रहे हो। तो फाइनली दूसरा सेटअप क्या बन जाएगा? CH H यहाँ पॉजिटिव डबल बॉन्ड CH, ये CH2 नेगेटिव दिखा रखा है पहले ही, एकदम स्टार्टिंग में इसी पे बात की थी। तो ध्यान दो, ये आपका सिस्टम है, उसके रेफरेंस में ये अल्फा कार्बन है, उससे लगे H अल्फा H है। तो जितने ज्यादा अल्फा H होंगे उतने ज्यादा क्या होगा? डीलोकलाइजेशन होगा पाई बॉन्ड का। समझ पा रहे हो? तो इससे क्या बोलेंगे हम? क्या बोल देंगे भाई? क्या बोल देंगे? मोर द नंबर ऑफ अल्फा H more will be delocalization, so more the stability of एल्कीन। देखो इसमें सिग्मा पाई बॉन्ड की भी कहानी लगा सकते हैं और उसकी स्टेबिलिटी, लेकिन अभी बस इतना ही ठीक है, आगे चल के और बातें करेंगे, ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पे मैं अगर लिखूं आपको डबल बॉन्ड CH2, ये CH3, ये CH3 है। और एक एग्जांपल मैं आपको दूं ऐसे CH2 CH3 H, और एक एग्जांपल मैं आपको दूं ऐसा CH3 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 H। तो ध्यान दो जरा, ध्यान से। ये आपका सिस्टम है, C डबल बॉन्ड C वाला सिस्टम है ना, उससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन, ये अल्फा ये अल्फा। ध्यान दो दोनों अल्फा है कि नहीं है? तो अल्फा, इसके पास कितने अल्फा H हैं? 6 अल्फा H। इसके पास कितने अल्फा H है? पाई बॉन्डेड सिस्टम, ये लगा कार्बन अल्फा, उससे लगे 3 H अल्फा H, तो इसके पास 3 अल्फा H है। इसके पास कितने? पाई बॉन्डेड सेटअप, उससे लगा कार्बन, ये भी अल्फा ये भी अल्फा ये मत बोलना इधर ही होगा। अरे इधर जब हो सकता है ये अल्फा कार्बन इसके रेफरेंस में, तो इसके रेफरेंस में ये भी ना, पूरा सिस्टम ही उसके रेफरेंस पे ये अल्फा, तो कितने अल्फा? 9 अल्फा H। अच्छा किसी को देखने का मन कर रहा है इसको कैसे होगा? चलो दिखा देता हूँ, पहले नोट कर लो। तो जितने ज्यादा अल्फा H होंगे उतने दुख बांटने वाले, उतने पाई को डीलोकलाइज करने वाले लोग क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो इस तरीके से स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन उतनी ज्यादा होगी। तो अगर मैं एग्जांपल दूं A, B और C का, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? अरे भाई सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? ये ऊपर वाला रब कर दो, जल्दी बना लिया होगा आपने, रब कर दे रहा हूं। चलो तो ऊपर वाला कितना होगा? सुनो, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो इस तरीके से इसमें 6 3 9, तो C मोर देन A मोर देन B। समझ पा रहे हो? अब इसी के बाद एक बात और लिखो, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये क्या चीज है जरा समझते हैं। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, देखो नीचे की चीज रब करने जा रहा हूं, समझना ध्यान से। सुनो, अगर मैं बात करूं, मान लो मेरे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है और यहाँ पे H2 मेरे पास आया पैलेडियम की प्रेजेंस में, या आप निकल ले लो, प्लेटिनम ले लो, ठीक है ना। टेम्परेचर भी लगाते हैं, बाकी सारा उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। देखो यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे और क्या करेंगे? CH3 CH CH2, ये H और ये H हमारे पास लग गए, 2 H हमारे पास लग गए। फाइनली क्या किया? यहाँ पे इस पाई को तोड़ा। देखो ये पाई था, ये दोनों कार्बन के बीच में, इसको बीच से तोड़ोगे तो इसकी एक वैलेंसी इनकम्प्लीट और इस कार्बन की भी एक वैलेंसी, देखो ना,
ध्यान से देखो इधर, ये बॉन्ड था, पाई बॉन्ड था, ये इसको तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? ये इधर इसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट, इधर इसकी वैलेंसी इनकम्प्लीट, तो एक पाई तोड़ोगे तो दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी क्या हो जाएगी? इनकम्प्लीट, और दोनों कार्बन को आपने क्या दे दिया? एक एक एच। तो ध्यान दो, आपने यहाँ पे क्या किया है? फाइनली क्या किया भाई? आपने पाई को तोड़ा है और क्या बनाया है? एक ये सिग्मा, एक ये सिग्मा। तो फाइनली एक पाई को तोड़ करके आपने क्या बनाया है? 2 सिग्मा। और आपको पता है अगर स्ट्रेंथ की बात करो, क्या स्ट्रेंथ, तो पाई बॉन्ड क्या होता है? वीकर होता है सिग्मा बॉन्ड से। आपको अच्छे से पता है कि नहीं पता है? ये हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है, ऐसे फ्रंट टू यूं ऐसे बनता है, ज्यादा स्ट्रांग होगा। और साइड बाय साइड से क्या होगा? ये पाई बॉन्ड बनता है साइड बाय साइड ओवरलैपिंग से ऑर्बिटल के, तो ये क्या होगा? वीक होगा ना। आपको अच्छे से पता है ना। आप फ्रंट से हग किससे करते हो? जो आपके क्लोज फ्रेंड्स होते हैं या क्लोज लोग होते हैं। और साइड हग किससे करते हो? साइड से ऐसे बस कैजुअल लोगों को, समझ पा रहे हो, जिनके साथ वीक बॉन्ड होता है। तो सिग्मा स्ट्रॉन्गर देन पाई, और ऊपर से एक पाई के साथ 2 सिग्मा, एक पाई तोड़ करके 2 सिग्मा बना रहे हो, तो ओवरऑल ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ आप जा रहे हो। क्या जा रहे हो? ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ। तो यहां से एनर्जी क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि आप एक कमजोर तोड़ करके 2 स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हो। तो आप यहाँ कमजोरी के साथ साथ स्ट्रेंथ की तरफ जा रहे हो, लेस स्टेबिलिटी के साथ मोर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हो। तो साथ में स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी घटेगी, तो फाइनली एनर्जी आप बाहर फेंकोगे ना। क्योंकि यहाँ मान लो 100 जूल एनर्जी के साथ आप थे, यहाँ एनर्जी आपके पास 70 जूल है, क्योंकि स्टेबिलिटी आपकी बढ़ गई तो एनर्जी घटेगी ना। तो 100 जूल से चले थे, 70 जूल आपके पास है, तो रिमेनिंग 30 जूल आप क्या कर दोगे? बाहर फेंक दोगे ना। तो हीट आप बाहर फेंक रहे हो, तो ये रिएक्शन कैसा है? एक्सोथर्मिक। कैसा रिएक्शन है ये? कुछ आया समझ में? एक्सोथर्मिक मतलब सिस्टम से बाहर एनर्जी फेंक रहे हो। अरे समझ आ गया होगा? अरे बिल्कुल आ गया होगा, क्यों नहीं आएगा। चलो भाई आगे चले, इसको लेकर के रब कर दे रहा हूं, समझो। तो एक बात समझो, जितना स्टेबल एल्कीन होगा, जितना भी करंट फॉर्म में एल्कीन मस्त होगा, हाइड्रोजन को ऐड करना उसके लिए आसान होगा, मुश्किल होगा? अरे यार करंट फॉर्म में अगर तुम जबरदस्त खुश हो, ठीक है ना, तो तुम्हारी रिएक्टिविटी आगे जाने के लिए, मतलब कुछ ग्रोथ करने के लिए ज्यादा होगी, कम? कम होगी यार। समझ पा रहे हो? क्योंकि तुम क्या हो, तो अपने करंट फॉर्म में अगर मस्त हो ना, तो तुम क्यों आगे बहुत ज्यादा कोशिश करना चाहोगे? तुम सैचुरेटेड अगर हो, जबरदस्त अगर एकदम मस्त हो, तो फिर आगे जाने, आगे एफर्ट लगाने में तुम क्या बोलोगे? नहीं भाई इतना सारा कुछ क्यों चाहिए, जो है जैसे ठीक है। तो एल्कीन जितना स्टेबल होगा, उतना हाइड्रोजन का एडिशन जो एल्केन बना रहा है, जो हीट रिलीज कर रहा है, वो उतना खुश नहीं होगा। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे, अगर तुम करंट में बहुत ज़्यादा परेशान हो, मान लो तुम्हें बहुत ज़ोर की प्यास लगी है, ठीक है, तो पानी, मान लो एग्जांपल के तौर पे कि तुम 3 दिन से प्यासे हो, 3 दिन से तुम्हें पानी नहीं मिल रहा है, ठीक, समझ पा रहे हो? तो अब तुम्हें पानी दिखेगा, तुम दौड़ पड़ोगे पानी की तरफ, क्योंकि तुमने क्या लग रहा होगा कि पानी नहीं मिलता तो मर ही जाते, तुम यही बोलते ना। तो जैसे हाइड्रोजन, हेलो, एल्कीन प्लस हाइड्रोजन प्लस एल्केन प्लस क्यू, तो तुम्हें पानी दिखा, पानी दिखा, तुम बहुत परेशान थे, कूद पड़े पानी की तरफ, नहीं मिलेगा तो मर ही जाओगे। और पीने के बाद तुम क्या, तुम्हारे ये पानी इक्विवेलेंट है ना पानी के, क्या रोल प्ले कर रहा है? तुम्हें ये फील करा रहा है कि ये पानी आज सिर्फ पानी नहीं था, तुम्हारी जिंदगी और मौत के बीच का क्या था? फासला था। समझ पा रहे हो? तो तुम बहुत ज्यादा खुश फील करोगे, बहुत ज्यादा स्टेबल फील करोगे, आज तो बच ही गए। तो तुम्हारी ये पानी सिर्फ जो हीट रिलीज करोगे, एक नॉर्मल नहीं, बहुत ज्यादा हीट रिलीज करोगे। सामने वाले को दुआएं थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा दोगे। क्यों? बहुत परेशान थे, तो पानी की तुम्हें सख्त जरूरत थी, पानी की कीमत तुम्हें आज पता लगी, इसीलिए तुम क्या करोगे? बहुत ज्यादा सामने वाले को दुआएं रिलीज करोगे, बहुत ज्यादा स्टेबल तुम अब हो जाओगे, क्योंकि बहुत परेशान है, तुम्हारी एनर्जी का चेंज बहुत ज्यादा होगा। कैसे? मैं दिखाता हूं। देखो, मान लो ये एनर्जी है, ठीक है ना, ये एक एग्जांपल मैं लेता हूं, ये CH3H CH डबल बॉन्ड CH2 और कहाँ गया, रुक जाना, ये H, ठीक है,
और दूसरा ये CH3 CH3। ठीक है, इसके पास 3 अल्फा एच है, इसके पास 6 अल्फा एच है। इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी। देखो ज्यादा स्टेबल कौन, हेलो, ज्यादा स्टेबल कौन, तो आप आंसर करोगे बी मोर स्टेबल देन ए। ठीक है ना। एनर्जी ज्यादा किसकी, एनर्जी और स्टेबिलिटी में इनवर्स रिलेशन होता है, पता ना चाहिए कि जितना स्टेबल हो गए छोटा बच्चा, एनर्जी बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी बहुत कम, कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ मचा ही रहेगा ना। तो इसलिए एनर्जी यहाँ पे किसकी ज्यादा होगी, ए की ज्यादा होगी बी से, ए की ज्यादा होगी बी से। समझ आया, बढ़िया। तो अगर एनर्जी के एक्सिस पे यहाँ पे तुम्हारा क्या रहने वाला है, ध्यान दो, ये एनर्जी ड्रॉ कर रहा हूं। अगर यहाँ पे आपका रहेगा ए, तो यहाँ पे क्या रहेगा बी, और यहाँ पे आपका क्या है, इनसे बनने वाला एल्केन। समझ आया। तो आप देखो जो ज्यादा अनस्टेबल है उसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है, तो उससे और एल्केन के बीच का डिफरेंस ज्यादा होगा, उससे और एल्केन के बीच का डिफरेंस। या इसको और इक्विवेलेंट एक एल्केन हम ले लेते हैं ना यार, तो ज्यादा अच्छे से आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, एक इक्विवेलेंट एल्कीन ले लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा आप कह सकते हो भाई ऐसा नहीं वैसा, तो मैं इक्विवेलेंट एल्कीन एक लेता हूँ। ठीक है ना, जरा समझते, जिसमें जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं ये ले लेता हूँ, है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए थोड़ा सा। ठीक है, मतलब क्लियरिटी ज्यादा रहेगी। ठीक है, आपकी क्लियरिटी के लिए मैं थोड़ा सा ज्यादा अच्छा से इसको ले लेता हूँ, और वो ले लेता हूँ एक सिस और एक ट्रांस। ठीक है, ये CH3, ये CH3H H, और ये CH3 CH3, ये GH। देखो दोनों के पास 6 अल्फा एच है, यहाँ भी 6 अल्फा एच है, बट ध्यान रहे जो ट्रांस एल्कीन होती है वो क्या होती है, वो ज्यादा स्टेबल होती है। अगर हम कंपैरिजन किसका करें, अगर हम कंपैरिजन करते हैं किसका, सिस एल्कीन का। ठीक है ना, आई बात समझ में, ब्यूटीन में तो यहाँ ट्रांस एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा सिस से, और वजह इसकी क्या है, बहुत सारी वजह है, लेकिन अभी हम थोड़ा सा पॉइंट पे रहेंगे। तो ये ज्यादा स्टेबल है, स्टेबिलिटी का एंगल क्या है, स्टेबिलिटी जो है वो ए की ज्यादा है बी से। ठीक है, इसको मैं नाम ए देता हूं, इसको नाम मैं बी देता हूं। ठीक है ना, तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, बोलो जल्दी। ए की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो ए की एनर्जी क्या होगी, कम। ठीक, तो यहां पे अब मैं थोड़ा सा इसको रिवर्स कर देता हूं, क्योंकि हमने एग्जांपल चेंज कर दिया ना, पहले दूसरे रेफरेंस में था। तो ए की एनर्जी क्या है, कम है, तो ए की एनर्जी देखो, ये एनर्जी का एक्सिस है, यहाँ पे कम है, बी की एनर्जी ज्यादा है। और ये फाइनली एल्केन जो बनाओगे दोनों से, चाहे इससे फाइनली क्या बनाओगे, ब्यूटेन ही तो बनाओगे ना। अरे यार क्या है, ब्यूटुइन ही तो है, ब्यूटुइन, तो फाइनली क्या बनाओगे, ब्यूटेन ही तो बनाओगे ना। तो जो एल्केन आपका बनेगा वो ब्यूटेन बनेगा। तो आपको अच्छे से अब समझ आ सकता है कि जो ज्यादा, ध्यान दो, जिसकी एनर्जी ज्यादा थी, जो कम स्टेबल था, उसकी एनर्जी यहाँ ज्यादा होगी। एल्केन और उसके बीच का डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो एनर्जी का डिफरेंस अगर ज्यादा होगा ना, तो एनर्जी क्या करेगा, ज्यादा रिलीज करेगा। या हायर से बहुत लोअर पे आया तो यहाँ डिफरेंस बढ़ा, तो एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा। ज्यादा एनर्जी कम एनर्जी पे आ गया ना, तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कर देगा, बाहर फेंक देगा। ये और ये देखो, ये पहले से ज्यादा स्टेबल था, तो अब ये एनर्जी क्या करेगा, कम रिलीज करेगा। समझ पा रहे हो। तो इसलिए यहाँ पे क्यू क्या होगी, देखो इसका क्यू क्या होगा, हेलो, इसका क्यू क्या होगा, ये तुम्हारा क्या होगा, क्यू बी, और ये तुम्हारा क्या होगा, हेलो, क्यू ए। तो तुमने क्या देखा, क्यू बी जो है वो क्या है, मोर देन क्यू ए। समझ पा रहे हो, एक्सो में बात कर रहा हूं। कहानी क्लियर है, नोट कर लो सारा, अच्छे से समझ जाओगे। चलो नोट कर लो, इसको समझ आ गया होगा आपको, नोट कर लो। ठीक है, चलो इसको रब करते हैं। तो यहाँ पे जरा देखो कि जितना स्टेबल एल्कीन होगी उसको उतनी ज्यादा उसकी एनर्जी होगी ना, सॉरी उतना कम उसकी एनर्जी होगी। और उसका जब हाइड्रोजनेशन करोगे ना, उसको जब फर्दर कुछ और बनाओगे ना, तो उसको मान लो कोई इंसान 3 घंटे से प्यासा है, 3 दिन वाले के कंपैरिजन में, क्या पानी को उसकी ज्यादा जरूरत होगी,
नहीं ना, तो उतना वो धुआं सामने वाले को शायद ना दे जितना 3 दिन वाला देगा ना। तो इसलिए यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, कम होगा। समझ गए? तुम करंट में जितना स्टेबल होगे आगे जाने के लिए तुम उतना खुश नहीं होगे ना, उतना एनर्जी रिलीज नहीं करोगे ना, उतना मजा नहीं आएगा। और करंट में तुम जितने परेशान होगे उतना आगे जाके तुम्हें मजा आ जाएगा, उतनी हीट रिलीज करोगे। समझ आ गया होगा? तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के क्या हो गए, इनवर्स प्रोपोर्शन होगा। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है समझ आ गया, सिग्मा पाई को तोड़ोगे तो एक्सोथर्मिक होगा, पहले समझा चुका हूँ, नोट डाउन कर लो। हटा रहा हूँ इसको, बढ़िया। चलो नेक्स्ट कहानी करते हैं, और वो क्या रहने वाली है जरा समझते हैं अगले फंडे पे। और सेम अब चलते सर्कस को आके लेके करके कुछ एग्जांपल लिख लो भाई स्टेबिलिटी का। क्या होगा, देखो ये होता है आइसोब्यूटीन, CH डबल बॉन्ड CH2, आइसोब्यूटीन। ठीक है, ये होता है ट्रांसब्यूटीन। ट्रांस सिस क्या होता है, देखो समझा तो, सिस मतलब साथ साथ, सिस मतलब क्या है आपका, साथ साथ। ठीक है, ऐसे याद कर लो। ठीक, तो ध्यान दो, ये पाई बॉन्ड के साथ एक ही साइड पे दोनों सेम ग्रुप है ना CH3, तो ये सिस बोलेंगे। सिस 1 2 3 4 4 कार्बन है तो ब्यूट हो गया ना, और सेकंड पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 इन, सिस ब्यूट 2 इन। समझ पा रहे हो? ये क्या होगा, सेम सिस वाले में साथ साथ, तो ट्रांस वाला बाई डिफॉल्ट ऑपोजिट कर लो, तो ट्रांस ब्यूट 2 इन। समझ गए? ये क्या होगा, आइसोब्यूटीन। आइसोब्यूटीन क्या है, जब डबल बॉन्ड टर्मिनल पे हो और बीच वाले कार्बन के साथ क्या हो, ब्रांचिंग हो, दोनों मिथाइल के, टोटल 4 ही कार्बन होंगे। तो ध्यान रहो कि ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। देन ये सब में अगर ध्यान से देखो तो 6 अल्फा एच है, यहाँ भी 6 अल्फा एच है, यहाँ भी 6 अल्फा एच है। बट ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी को ध्यान अच्छे से आप रखेंगे। और इसके बाद नंबर किसका आएगा, इसके बाद नंबर आएगा इसका, जिसको स्ट्रक्चर में यहाँ छोटे में बना रहा हूँ, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यानी कि ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन, क्योंकि इसके पास कितने अल्फा एच होंगे, इसका स्ट्रक्चर मैं ऊपर बना दे रहा हूँ, ध्यान दो, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके पास कितने अल्फा एच होंगे, सिर्फ 2 अल्फा एच, इसलिए सबसे कम स्टेबल ये। समझ गया? स्टेबिलिटी का ऑर्डर है ये। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, बोलो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या होगा, क्या बोलोगे? अगर मैं इसे A बोल दूं, इसे B बोल दूं, इसे C और इसे D बोल दूं, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, D सबसे ज्यादा हीट रिलीज करेगा, कोई सबसे अनस्टेबल है, मोर देन C, मोर देन B, मोर देन D, मोर देन A सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो आगे जाने में उसको उतना कम मजा आएगा, उतना कम हीट रिलीज करेगा, उतनी कम धुआं सामने वाले को देगा ना। समझ पा रहे हो? ये A है, फिर ये D समझ लो यार, साफ साफ बना दो। चलो नोट कर लो इसे, आ गया होगा समझ में, बढ़िया, कॉपी कर लो जल्दी से। चलो बना लिया आपने। अब कुछ आपको क्या करेंगे, कुछ ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटीज के अब डिफरेंट कुछ क्वेश्चंस में देने वाला हूँ, कुछ एग्जांपल्स में देने वाला हूँ, जो कि आपको और अच्छे से हाइपर कॉन्जुगेशन को समझने में आपको मदद मिलेगी। ठीक है ना, चलते हैं आगे, अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, और इसकी कहानी क्या रहने वाली है जरा देखते हैं। देखो यहाँ पे अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें ना, हम यहाँ पे सारी कहानी किस पे करने जा रहे हैं, ध्यान दो, इसको रब कर दे रहा हूँ, सारी कहानी हम किस पे करने जा रहे हैं हम, तो हम स्टेबिलिटी के ऑर्डर पे बात करने जा रहे हैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर। कुछ एग्जांपल्स पे दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे देखो कितने अल्फा एच है, तो ध्यान दो, 2 बॉन्ड एक इधर इस कार्बन ने बना रखा है, एक एच के साथ, यहाँ पे 2 एच है ना, ये समझ पा रहे हो, यहाँ पे 2 एच है, यहाँ पे 2 एच है, समझ पा रहे हो, तो टोटल कितने अल्फा एच है, 6 अल्फा एच, लेकिन इसके पास कितने होंगे, 2 यहाँ 2 यहाँ और 3 यहाँ, 7 अल्फा एच, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा। समझ पा रहे हो? इधर यहाँ पे अगर आ जाओ, खास केस है ये, ध्यान से देखना, डबल बॉन्ड सी, ये देखो C डबल बॉन्ड C है ना, इधर 2 अल्फा एच इधर, 2 अल्फा एच इधर, जैसे यहाँ दिखा है ना यार, वैसा ही तो है, तो 4 अल्फा एच होगा। और अगर इसकी बात करोगे ना, तो इस पे कितना होगा, ये देखो उधर 3 अल्फा एच और 2 इधर 5, तो लग तो ये रहा है कि इसके पास 5 अल्फा एच है, इसके पास 4 अल्फा एच है,
तो ऐसे में 5 वाला ज्यादा स्टेबल हो, 4 वाला कम स्टेबल हो, लगता तो यही है, लेकिन होगा क्या यहाँ पे, थोड़ा कहानी जरा समझ लो। ये जो एंगल होता है ना, हेलो, ये इसका समझा देता हूँ जरा, यहाँ पे समझ रहा, ये जो एंगल होता है ना साइक्लोप्रोपेन में, साइक्लोप्रोपेन में जो एंगल होता है ये 60 डिग्री होता है, और ये जो कार्बन है ये दो कार्बन से बॉन्डेड है और 2 H से बॉन्डेड है, समझ पा रहे हो। तो हम साइक्लोप्रोपेन के स्ट्रक्चर के बारे में आगे और भी बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपको क्या लगेगा, अभी आपको लगेगा कि ये कार्बन कितना होना चाहिए था। अगर कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बना रखे तो इसको होना क्या चाहिए था, टेट्राहेड्रल होना चाहिए था ना, टेट्राहेड्रल सेटअप होना चाहिए ना, कोई दिक्कत तो नहीं। और टेट्राहेड्रल में आप जानते हो बॉन्ड एंगल होता है 109.5 डिग्री, कितना होता है 109.5 डिग्री। लेकिन यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, कार्बन ये एंगल कितना है 60 डिग्री, कितना एंगल है ये एंगल कितना 60 डिग्री। तो इससे क्या होगा, जितना होना चाहिए था, देखो बॉन्ड जितने दूर दूर होते हैं ना, जितने दूर होंगे, जैसे ये पास पास होंगे तो बॉन्ड्स पे होते क्या, इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं। तो जितने पास पास होंगे उतने दोनों इलेक्ट्रॉन्स में क्या होने लगेगा, रिपल्शन, क्या करेंगे, लड़ाई झगड़ेंगे। और दूर दूर करोगे तो लड़ाई झगड़े कम कर देंगे ना। दो छोटे बच्चे एक ही रूम में कई बार लड़ने लग जाते हैं ना, दोनों को पकड़ के दूर कर दो तो क्या करेंगे, लड़ाई नहीं कर पाएंगे ना। तो एंगल अगर दूर होगा तो उनके लड़ाई करने के चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और उससे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी, घर की शांति बढ़ जाएगी, बच्चों को लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे होना चाहिए था 109.5 है 60 डिग्री, तो बच्चों को जितना दूर रहना चाहिए उससे पास में है, तो इससे क्या होगा, लड़ेंगे आपस में, रिलेटिवली ज्यादा लड़ेंगे, और इससे घर की स्टेबिलिटी पे, घर पे टेंशन बढ़ा देंगे ना वो, और उस टेंशन को क्या बोलते हैं, स्ट्रेन, क्या बोलते हैं, स्ट्रेन, एंगुलर स्ट्रेन, समझ पा रहे हो। आगे स्ट्रेन के बारे में पढ़ाऊंगा आपको। तो यहाँ पे स्ट्रेन कितने का है बोलो, अभी स्ट्रेन कितने का है 109.5 माइनस 60, ये जो आएगा ये आपका क्या है, स्ट्रेन है ना। और सॉल्व करने के बाद तुम निकाल लोगे कितना आ जाना है 110, अगर इसे मान लो 60 इधर तो कितना 50, तो 49.5 डिग्री का स्ट्रेन है। आया समझ में। अब अगर ध्यान से देखो यहाँ पे अगर बात करोगे तो इस कार्बन ने अभी कितना बॉन्ड बना लिया है, एक इधर और एक H के साथ 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए। तो जब कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाता है और एक पाई बनाता है तो कार्बन पे हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2 होता है ना। और ये किस तरीके से प्लेस्ड होता है, तो ये 120 डिग्री पे प्लेस्ड होता है। ये कार्बन कैसे प्लेस्ड होता है, जरा ध्यान से देखो। इसको बना लिया टेट्राहेड्रल वाला, तो जरा समझाता हूं, अगली बार बना लो, जैसे बना लिया होगा टेट्राहेड्रल वाला, जल्दी से इसको इतना कॉपी करो, इसको इतना कॉपी करो, कर लिया, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, ये कैसे प्लेस्ड होता है, ऐसे प्लेस्ड होता है ये। तो ये एंगल जो होता है, ये आपका एंगल जो होगा ना, ध्यान दो, जो ये ट्रायगोनल प्लेनर सेटअप में होगा, ट्रायगोनल प्लेनर, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा ना, बॉन्ड एंगल वो 120 डिग्री उम्मीद करते हैं, 120 डिग्री। लेकिन यहाँ पे एंगल भाई कितना है, यहाँ पे एंगल अभी तुम्हें दिखाया, यहाँ पे एंगल कितना है, इस सेटअप में एंगल जो होगा वो कितना होगा 60 डिग्री, समझ पा रहे हो। तो स्ट्रेन कितना होगा 120 माइनस 60, मतलब 60 डिग्री का क्या होगा स्ट्रेन, तनाव, टेंशन, समझ पा रहे हो। तो हम छोटी सी रिंग में जहां पे पहले ही एंगल का स्ट्रेन है, हम डबल बॉन्ड वहां बना करके स्ट्रेन नहीं देंगे, हम इसको बाहर रखेंगे। तो इसीलिए ऑल्दो इसके पास कम अल्फा एच है बट ये ज्यादा स्टेबल होगा, समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, क्लियर है, बहुत बढ़िया, नोट कर लो। अगला यहां पे जरा देखो ध्यान से, क्या लगेगा कि भाई 3 अल्फा इधर 6 अल्फा एच है। अब इधर देखो तो कितना लगेगा, इसके पास तो क्या है, कुछ अल्फा पे n लगा, उससे h लगा, तो ये ठीक है, आगे मूव करेगा, पाई इधर मूव कर जाएगा, तो ऐसा सोच जाओगे ना। तो मतलब कुल मिला के लगेगा कि भाई ये वाला जीत रहा है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। बट अगर इसको हम A बोल दें, इसको B बोल दें, तो आपको क्या लगेगा, क्या कि A की स्टेबिलिटी कम होगी, B की ज्यादा होगी। बट वजह क्या है, यहाँ पे इसके पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर से क्या करेगा, रेजोनेंस, और ये क्या करेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि रेजोनेंस क्या होता है, इन जनरल हाइपर कॉन्जुगेशन से
ज्यादा इफेक्टिव, तो ऑल्दो अल्फा जिसके पास ज्यादा है बट जीतेगा ये स्टेबिलिटी में, तो ए मोर देन बी, क्योंकि ए में क्या है रेजोनेंस, ए में क्या है रेजोनेंस, अभी में सिर्फ क्या होगा हाइपर कॉन्जुगेशन। नोट डाउन कर लो। चलो अगली कहानी करते हैं, बना लो भाई जल्दी से बना लो। यहां पे अगर हम आके देखेंगे तो क्या मिलेगा मुझे, देखो ध्यान से, इसको ब्रिज हेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको ब्रिज हेड, समझ पा रहे हो। तो यहां डबल बॉन्ड अगर बनाओगे तो इसको तो कंसीडर करेंगे ही नहीं, क्योंकि यहां अगर डबल बॉन्ड बना दिया तो डबल बॉन्ड ध्यान दो प्लेनर होता है, क्या होता है प्लेनर होता है। अगर इधर इधर से एक अल्फा एच भले यहाँ पे, बट अगर इसका यूज करोगे तो डबल बॉन्ड की प्लेनरिटी क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। डबल बॉन्ड को डबल बॉन्डेड सेटअप ट्रायंगुलर प्लेनर होना चाहिए, वो क्या हो जाएगा 3D में हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अल्फा एच हम कौन सा यूज कर सकते हैं, ये वाले यूज कर सकते हैं, इधर तो कुछ है ही नहीं। और अल्फा एच कौन सा यूज कर सकते हैं, ध्यान दो, यहां पे अगर बात करेंगे तो ये क्या रहने वाला है, इधर ये ब्रिज हेड, ये ब्रिज हेड, तो इधर कोई इस्तेमाल कर ही नहीं पाओगे, तो इधर सिर्फ ये आपके काम का है। तो बताओ किधर अल्फा एच ज्यादा है, इधर या इधर, इधर 3 है, इधर सिर्फ कितने हैं 2 है। तो बताओ क्या बोलने की जरूरत है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, बोलो भाई, क्या बताने समझाने की जरूरत है, कौन जीतेगा, समझ गए ना, 3 अल्फा एच वाला जीतेगा। तो इस तरीके से क्या कहानी हो जानी है, अगर इसको मैं बी बोल दूं, इसको ए बोल दूं, तो क्या हो जाएगा बी मोर देन ए। हालांकि सुनो, ब्रिज हेड के बारे में आगे बहुत ज्यादा पढ़ने वाले हो, कोई ऐसा नहीं पहली बार ही आपके सामने है, ठीक है ना, तो उससे घबरा मत जाना, ठीक है ना। तो ये आपका इतना ये कहानी हो गया। अब आगे पे चलते हैं, इसको रब कर देते हैं। अब देखो एक आपको सिस्टम, एक रूल बताऊंगा मैं, जिसको लॉन्ग टर्म में आपको याद रखना है। आमतौर पे ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है, खासतौर पे ओपन चेन की जब बात कर रहे होते हैं ना सिस के कंपैरिजन में, ठीक है। तो रिंग पे क्या एप्लीकेबल है, तो रिंग में क्या होता है, अगर रिंग लेस देन 11 सब कॉन्स्टिट्यूएंट एटम से बनी हो। यहाँ पे कितने एटम है देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इसमें भी होंगे। तो लेस देन 11 सब्स्टिट्यूएंट अगर है तो रिंग में सिस वाला ज्यादा स्टेबल होगा। इसके भी पीछे और भी कहानियां हैं स्ट्रेन वगैरह की, जो की बात करेंगे, ठीक है। तो इसको भी याद रखो कि सिस, देखो सिस कैसे होगा, देखो इसका भी ये, देखो यहाँ पे इस कार्बन के पास एक H लगा है, इस कार्बन के पास एक H लगा है ना, आप चारों बॉन्ड दिख रहे हैं ना आपको, 2 इधर एक इधर एक इधर, तो डबल बॉन्ड से दोनों H एक तरफ साथ साथ, सेम ग्रुप साथ साथ, तो सिस। यहां पे अगर देखो ध्यान से, तो इधर एक H लगा है, इधर एक H लगा है, क्योंकि अब जब कार्बन इधर आ गया ना ये दोनों, तो H दोनों ऑपोजिट हो जाएंगे ना, तो दोनों ग्रुप ऑपोजिट हो गए। ये ऐसे देख लो, ये कार्बन ये कार्बन डबल बॉन्डेड से, दोनों कार्बन एक तरफ जा रहे हैं, यहाँ दोनों कार्बन ऑपोजिट जा रहे हैं, तो ये ट्रांस हो गया। तो सिस ज्यादा स्टेबल है ट्रांस है, अगर लेस देन 11 सब्स्टिट्यूएंट है तो कोई दिक्कत तो नहीं है। नोट डाउन कर लो, ये क्या है स्टेबिलिटी, क्या है ये, सारा कहानी किसकी कर रहे हैं हम, स्टेबिलिटी। ऐसा मत कर देना कि पूरी कहानी पढ़ लो पता नहीं लगे कौन सा ऑर्डर पढ़ रहे थे, हटा देते इसको। चलो हटा रहा हूं इसे, पॉज करके बना लो, ठीक। अगला इसका एक जुड़वा भाई देख लो, वो क्या रहने वाला है। अगर आपके पास सब्स्टिट्यूएंट क्या हो, लेस देन मतलब मोर देन 12 हो, तो वहां पे क्या रहने वाला है, तो वहां पे देखो ये क्या है, ऊपर कार्बन जा रहा है, इसका नीचे कार्बन जा रहा है, तो पाई बॉन्ड के ऊपर नीचे मतलब ऑपोजिट जा रहे हैं, तो ये क्या है ट्रांस है। यहाँ पाई बॉन्ड इधर कार्बन इधर, दोनों सेम साइड जा रहे हैं, तो क्या है साथ साथ है सिस। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट अगर ध्यान से देखो तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब मोर देन 11 है, क्या है यहाँ पे है मोर देन 11 कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स है। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा यहाँ पे अपना टिपिकल ट्रांस जीतेगा सिस से। तो बस इतना ध्यान रखो, ट्रांस आमतौर पे सिस से जीतता है, बट अगर रिंग का सेटअप है और रिंग में लेस देन 11 कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं तो फिर किसको जिताओ, सिस को जिताओ। अदरवाइज तो नॉर्मल ओपन चेन में
और यहाँ भी ट्रांस ही जीतता है सिस से। समझ पा रहे हो कहानी? चलो हटाते हैं इसको, रब करते हैं, आगे पे चलते हैं। पॉज करके बाद बना लो इसको भाई। ठीक है, नेक्स्ट कहानी करते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं और वो रहने वाला है ट्राइक्लोरो या ट्राई हैलो मिथाइल बेंजीन्स के बारे में हम बात करेंगे। स्पेसिफिक हमने क्लोरो को ले लिया है। तो क्या होगा यहाँ पे, देखो क्लोरीन की आप जानते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, या फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है, ज़्यादा है। तो ये पाई बॉन्ड इस तरफ मूव करेगा, ये सिग्मा इस तरफ, और फाइनली Cl पे माइनस, और ऑर्थो से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी। ठीक ऐसे पैरा पे कम होगी, ठीक ऐसे फिर से ऑर्थो पे कम होगी, और फिर रिवर्स होकर वहाँ पहुँच जाएगा। तो आप क्या देखोगे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे क्या हो रही है, डिक्रीज कर रहा है। कौन? CH3। CX बोले तो हैलोजन, वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कैसे? रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन से। किस पोजीशन पे? ऑर्थो एंड पैरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है CH3 का केस। आगे चल के हम इसके बारे में क्या करेंगे, बातें करेंगे। हमारे बड़ा काम का खेल है ये। X बोले तो हैलोजन, समझ आया? ध्यान रखना इसको। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करोगे तो यहाँ पे CH2Cl में ये 2 है, ठीक है ना। CH2Cl में एक ही Cl है, बाकी दो एक ही Cl है। यहाँ पे 3 Cl है। तो आपको पता है ना कि 3 Cl होने की वजह से ये नुकसान क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे ना, क्योंकि जब इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगी तो वैसे बाकी दो भी तो ऐसे छीनेंगे ना। जैसे देने वाले तीनों H देते थे, वैसे लेने वाले तीनों Cl लेंगे ना। तो यहाँ पे 3 Cl लेने वाला है, यहाँ पे एक ही Cl। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलेटिवली कहाँ ज्यादा होगी, यहाँ पे बेंजीनिंग पे, देन यहाँ पे। मुझे लगता है समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगी, ठीक है ना। अगली कहानी पे चलते हैं। ये जरा देखते हैं कुछ कहानियाँ और। देखो यहाँ पे फास्फोरस है, आप जानते हो फास्फोरस किस पीरियड का होता है। फास्फोरस आप जानते हो कि यहाँ पे अगेन स्टेबिलिटीज के ऑर्डर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, स्टेबिलिटी। समझ पा रहे हो? तो आपको पता है फास्फोरस किस पीरियड का है, थर्ड पीरियड का। किस पीरियड का? और थर्ड पीरियड में सबशेल्स कौन सी होती है, 3s 3p 3d। ऑर्बिटल्स 1 इसके, 3 इसके और 5 इसके। समझ पा रहे हो? 3 2 5, समझ पा रहे हो? 1 2 3 4 5 इसके। यानी कि आपको पता है कि फास्फोरस थर्ड पीरियड का है, तो इसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल्स हैं, तो ये अपनी वैलेंसी मोर देन 4 रख सकता है। तो इसीलिए ये नेगेटिव अगर इस साइड जाएगा तो फास्फोरस का जो एम्प्टी ऑर्बिटल है ना, फास्फोरस के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन। और 5 में से कितने बॉन्ड अभी इसने बना रखे, तो अभी इसने बॉन्ड बना रखे 3। कितने बॉन्ड, क्योंकि एक H वाला अंडरस्टूड है ना कि भाई रिंग में H नहीं दिखाते ना, तो अंडरस्टूड होता है। तो एक H के साथ तो इसका फास्फोरस का जो मैं लिख देता हूँ प्रॉपर 3s2 3p3। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके पास थे और इसको 3 बॉन्ड बनाना था, एक इधर एक इधर एक इधर, 3 बना लिया। लेकिन जब 3s2 3p6 से बन भी जाएगा 3 बॉन्ड बनाने के बाद, तब भी इसके पास D खाली है। तो इस नेगेटिव का यूज करके ये क्या कर सकता है, एम्प्टी ऑर्बिटल रेजोनेंस। क्या कर सकता है ये, एम्प्टी D ऑर्बिटल होने की वजह से क्या कर सकता है ये, एम्प्टी ऑर्बिटल रेजोनेंस कर सकता है। समझ पा रहे हो? इसलिए ये नेगेटिव को ज्यादा स्टेबलाइज कर सकता है। और यहाँ पे ये N, इसके पास भले एक H है, ये लोन पेयर, तो ये इसके पास आउटर शेल में सिर्फ 4 ही ऑर्बिटल होते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो 2 इधर से 2 इधर से 2 इधर, 6, एक लोन पेयर 8। अब ये नेगेटिव का रेजोनेंस नहीं कर सकता। समझ पा रहे हो? तो इसीलिए ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। इसीलिए ये वाला ज्यादा स्टेबल है कार्बन आयन, ये कम स्टेबल होगा। समझ पा रहे हो? ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर मुझे लगता है समझ गए होगे। आगे चलते हैं। इसका एग्जांपल देखो ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव इधर घूमेगा ना, तो इसको पाई को इधर जाना पड़ेगा। फिर क्या होगा फाइनली, फिर ये N यहाँ पे पहुंच जाएगा। अरे भाई अब इतने रेजोनेंस पढ़ चुके हो कि मैं सीधा आपको दिखा सकता हूँ, है ना। वो इतने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बार बार बनाऊंगा तो फिर तो सुबह हो जाएगी ना। तो समझो ये इधर घूमेगा तो इधर घूमेगा तो इधर घूमेगा, मतलब सब एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। एक ही डायरेक्शन में फ्लो चल रहा है। क्या चल रहा है, एक ही डायरेक्शन में फ्लो चल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, जब ये इसके साथ करेगा तो इधर घूमेगा एक टाइम पे, या तो ये करेगा तो इधर चला जाएगा, और फिर जब ये करेगा तो इधर घूमेगा। जब ये इधर रेजोनेंस कर रहा होगा पाई के साथ, N के साथ, तो ये अपनी जगह पे रहेगा। जब ये नेगेटिव कर रहा होगा तो ये अपनी जगह पे होगा। तो मतलब यहाँ पे रेजोनेंस जो हो रहा है वो एक साथ सारे क्यूमुलेटिव है। क्या है, क्यूमुलेटिव है। और यहाँ पे एक टाइम पे एक ही, तो ज्यादा कॉन्स्ट्रक्टिव सब लोग मिलके कहाँ काम कर रहे हैं, नेगेटिव पाई और CN मिलके काम कहाँ कर रहे हैं, वो यहाँ पे एक टाइम पे ये तो एक टाइम पे ये,
मतलब मिलके काम नहीं कर रहे, तो मिलके काम जहां होगा वहां स्टेबिलिटी क्या होगी, फाइनली ज्यादा होगी। समझ आ गया होगा, नोट डाउन कर लो। यहाँ पे देखो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि NR3+ क्या होता है। हेलो, NR3+ क्या है, एक विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ पे बेंजीन के पास आप जानते हो ना कि नेगेटिव क्या करेगा, बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज होगा, ये नेगेटिव इधर घूमेगा, कहाँ गया, एक सेकंड समझना है। देखो ये नेगेटिव इधर घूमेगा तो ये पाई इधर ऑर्थो पे जाएगा, फिर ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो पैरा पे चलता रहेगा नेगेटिव, ऐसे इधर भी डीलोकलाइज होगा। तो ये नेगेटिव दो रिंग में डीलोकलाइज होगा, तो नेगेटिव के डीलोकलाइजेशन की वजह से नेगेटिव की स्टेबिलिटी बढ़ेगी, अच्छी बात है। यहाँ भी दो रिंग है, फिर से बढ़ाएंगे, बट यहाँ पे साथ में एक माइनस, यहाँ पे क्या है, एक विड्रॉइंग ग्रुप भी साथ में है, समझ आया। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ ये विड्रॉइंग ग्रुप जो है ये नेगेटिव के साथ फिर से रेजोनेंस नहीं कर सकता, क्योंकि N ने 4 बॉन्ड बना चुका, वो 3 R के साथ, 1 कार्बन के साथ। बट यहाँ फास्फोरस क्या काम कर सकता है, फास्फोरस और बॉन्ड बना सकता है। वजह क्या है, फास्फोरस फिर से वही एम्प्टी d ऑर्बिटल है, तो नेगेटिव के साथ क्या कर सकता है, रेजोनेंस। नेगेटिव के साथ क्या कर सकता है, रेजोनेंस, क्योंकि फास्फोरस के पास क्या है, एम्प्टी d ऑर्बिटल। समझ पाए फास्फोरस के पास। इसीलिए दो बेंजीन तो दोनों दो, देखो जब मैं रेजोनेंस बोल रहा हूं तो मैं फास्फोरस ओरिएंटेड बोल रहा हूं, अदरवाइज बेंजीन के साथ तो नेगेटिव कर ही रहा है। तो यहाँ फास्फोरस अलग से वैल्यू एडिशन कर देगा रेजोनेंस की। यहाँ पे सिर्फ दो बेंजीन है, यहाँ पे दो बेंजीन के साथ NR3+ नेगेटिव को रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं करेगा, मतलब उस तरीके से। लेकिन यहाँ पे ये एम्प्टी d ऑर्बिटल की वजह से मोर इफेक्टिवली कर देगा, इसलिए क्या होगा, ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। समझ आ गया, नोट कर लो इसको। अगला जरा इसको देखो, ये जब नेगेटिव आगे मूव करेगा तो पाई इधर चला जाएगा, पाई तो मूवमेंट के बाद नेगेटिव लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे जा रहा है, बट यहां जब मूव करेगा तो नेगेटिव किसके पास जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव N की तरफ। तो यहाँ पे रिजल्टिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि नेगेटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जा रहा है, तो इसलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होगा। समझ पा रहे हो, नोट कर लो सारे। हटा रहा हूं इसको, हटा रहा हूं भाई, नोट कर लो सारा, ठीक। चलो अगले एग्जांपल देखो। आपको रेजोनेंस पे मैं समझा चुका हूं कुछ बातें, और वो क्या समझा चुका हूं जरा समझना। रेजोनेंस में आपको अच्छे से समझाया गया है कि जो नेगेटिव होगा ये डीलोकलाइजेशन के बाद ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा ना, और जो CHO ग्रुप है अगर ये पैरा पे लगाओगे तो देखो ना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ेगी, फिर ऑर्थो पे जाएगी, फिर ऑर्थो से आगे बढ़ेगी, तो फिर ये नेगेटिव। तो ध्यान दो जरा ध्यान से कि ये नेगेटिव जब यहाँ जाएगा तो ये नेगेटिव फर्दर क्या करेगा, विड्रॉ करेगा ना ये, क्योंकि जब यहाँ पे नेगेटिव जाएगा ना, ध्यान दो, जब पैरा पे नेगेटिव ये डबल बॉन्ड O और ये डबल जब यहाँ नेगेटिव पहुंचेगा C डबल बॉन्ड OH के साथ, तो ये नेगेटिव आगे घूम जाएगा, इधर घूम जाएगा ना। तो फाइनली क्या होगा, जरा ध्यान से देखो क्या होगा, ये क्या होगा, ये डबल बॉन्ड O H और ये डबल समझ पा रहे हो। तो फाइनली जो इसने दिया वो ये, इसका नेगेटिव अब फाइनली डीलोकलाइज होते होते यहाँ तक पहुंच गया, पैरा पे लगाओगे तो होगा। अच्छा मेटा पे क्या होगा, जरा ध्यान से देखो, मेटा पे क्या होगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आप यहाँ O- से भेजोगे ना इधर, तो ये इधर घूमेगा, ऑर्थो पे नेगेटिव आएगा। अब बेटा पे तो कभी नेगेटिव आएगा नहीं, जैसे ही आगे घूमेगा ये इधर घूम जाएगा, तो फाइनली यहाँ तो ये बॉन्ड बन जाएगा ना, तो कभी मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये बढ़ाएगा ही नहीं। तो मेटा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बढ़ाएगा, इसीलिए कहते हैं मेटा पे रेजोनेंस नहीं होता है। समझ रहे हो ना। तो फाइनली अगर मेटा पोजीशन पे अगर आप क्या लगा दोगे, हेलो, मेटा पोजीशन पे अगर आप C डबल बॉन्ड OH को लगा दोगे तो यहाँ पे ये -R की तरह काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या तो ऑर्थो पे या तो पैरा पे, तो इस नेगेटिविटी के साथ एक कॉन्जुगेट पोजीशन पे नहीं आ पाएगा, इसलिए ये रेजोनेंस नहीं कर पाएगा। सिर्फ क्या करेगा, ये इंडक्टिव -I से अपना काम करेगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे
इंडक्टिव से भी काम करेगा और -r से भी काम करेगा, इसलिए ज्यादा विड्रॉ कहां कर पाएगा, पैरा पे, देन मेटा। इसीलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा होगा, मोर इलेक्ट्रॉन रिच कौन सा होगा, हेलो, मोर इलेक्ट्रॉन रिच कौन, तो आप क्या लिखोगे, अगर मैं आपको एक ऑर्डर दे दूं मोर इलेक्ट्रॉन रिच कौन, तो आप क्या बोलोगे, ये CHO वाला या पैरा वाला, मुझे लगता है समझ गए होगे, इलेक्ट्रॉन रिच पैरा वाला होगा, समझ पाए नहीं समझ पाए, ओ सॉरी इलेक्ट्रॉन रिच बात हो रही थी ना, एक सेकंड, ऑर्थो वाला, ठीक है ना, सॉरी मेटा वाला, ठीक है ना, क्योंकि मेटा पे रेजोनेंस नहीं होगा ना, -r नहीं करेगा ना, यहाँ पे -r -i दोनों करेगा, -r ज्यादा इफेक्टिव होगा, इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच ये वाला होगा, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना, बहुत बढ़िया, अच्छे है, अच्छा है, चलो भाई आगे चलते हैं, हटा रहा हूं इसको, ठीक। नेक्स्ट अगली कहानी क्या रहने वाली है, वो है ये, O पॉजिटिव और समझ पा रहे हो, अगर ध्यान से देखो कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा, वजह ये होगी क्योंकि उस O के पास क्या है, लोन पेयर, तो लोन पेयर जब इधर करेगा तो ये इधर भेज जाएगा, समझ पा रहे हो, लेकिन यहाँ पे अगर ये इधर जाएगा भी तो इधर पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ का दूसरा सेटअप क्या बन जाएगा, जरा ध्यान से देखो, ये डबल बॉन्ड इस O पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे कम से कम सबका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, बट यहाँ पे जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या होने वाला है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, तो यहाँ पे क्या है, हेलो, ऑक्टेट कंप्लीट, यहाँ पे ऑक्टेट इनकम्प्लीट, इसीलिए ज्यादा स्टेबल कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ये वाला ना, इसीलिए इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन, ये वाला, समझ गए होगे, ठीक है, तो इसको देखते रहो, और इतनी कहानियां हो गई, ठीक है, ओके।